Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are back again with Captain Tiranga GK ka Masiha. After the immense success during the last exam cycle that led to Captain Tiranga becoming a cult of its own, आप सभी के बेइंतहा मोहब्बत सपोर्ट और बेशुमार प्यार की बदौलत कैप्टन तिरंगा वापस आया है जीके का मसीहा आप सभी की इंश्योर करने सिलेक्शन कैप्टन तिरंगा इज अ फुल फ्लेजेड कोर्स एंड दिस कोर्स इज फॉर फ्री सो मॉनेटरली वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग कैप्टन तिरंगा पूरी की पूरी जीके का एक कंप्लीट सॉल्यूशन है और इसमें सिर्फ जो आजकल मार्केट में होता है एमसीक्यू बाजी रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करा के बोल दिया जाता है टॉपिक पढ़ा लिया दैट इज नॉट गोइंग टू बी द केस वी वुड बी सॉल्विंग अच्छे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट हर एक टॉपिक के कोर कॉन्सेप्ट्स rather than solving 10,000 questions it is important to understand 10 concepts होलिस्टिकली ताकि उन कॉन्सेप्ट से जो भी 1 करोड़ क्वेश्चन भी बने तो वो भी आप सॉल्व कर पाए सो इसमें सिर्फ सवाल जवाब ही नहीं होगा कोर कॉन्सेप्ट्स पे भी फोकस रहेगा सारे टॉपिक्स बीट योर हिस्ट्री बीट योर ज्योग्राफी बीट योर पॉलिटी बीट योर इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स के लिए प्रचंड ऑल ऑफ दोज विड बी कवर्ड इन द तिरंगा सीरीज सो इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी if you are an aspirant of CDS this is a must watch series for you because जो आपका एनडीए का चाहे जीएटी का पेपर हो सीडीएस का चाहे जीके का पेपर हो this series will ensure that you get that edge over other aspirants and if you are a CAPF aspirant brother और sister पेपर 1 में अगर आपको रॉक करना है पेपर 1 में आपको रॉक करना है तो सीएपीएफ के लिए तिरंगा सीरीज जरूर देख लेना बिकॉज इसमें बहुत ही कंसेप्ट्स वाले जो टॉपिक्स हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के उनको होलिस्टिकली हम कवर करने की कोशिश करते हैं सो चाहे आप एनडीए के एस्पिरेंट हो सीडीएस के एस्पिरेंट हो या सीएपीएफ के एस्पिरेंट हो दिस सीरीज इज अ मस्ट वॉच फॉर यू इफ यू आर वॉचिंग दिस सीरीज रिकॉर्डेड देन आई वुड अर्ज यू टू वॉच दिस सीरीज लाइव ये क्लासेस हमारी टेलीग्राम पे हुई हैं अभी दिस क्लास इज हैपनिंग लाइव ऑन टेलीग्राम एट 9 PM इन द नाइट वर्दीशाला के टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो वहां पे ये सीरीज मिल सकती है अदरवाइज यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ टुडेज क्लास ऑन यूट्यूब मूविंग ऑन टू आप में से कोई स्टूडेंट जो होंगे जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाई गाइज आई एम अक्षय बडोला आई बिलोंग टू द 130th कोर्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड recently I have also got all India rank 1 in the UPSC CAPF 2020 exam since NDA के साथ साथ I was also appearing for JEE and I also was able to get sail through it I was allotted IIT Patna but decided to go to my love National Defense Academy so that's a brief background about me so कैप्टन तिरंगा क्या है जिन लोगों को नहीं पता कैप्टन तिरंगा में हम जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके एग्जाम के उनको कवर करेंगे सीक्वेंशियली सो लेट सपोज हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज हमने पोल किया था एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स वांटेड समथिंग फॉर ज्योग्राफी सो वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम ज्योग्राफी अब लेट्स से 5 डेज हम ज्योग्राफी का प्लान करेंगे 5 डेज हम ज्योग्राफी की इंटेंसिव क्लासेस करेंगे एंड क्लास के एंड में हम कुछ सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे एंड देन एट द एंड ऑफ द 5 डेज एक दिन हम डेडिकेटेडली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ताकि एक बार 5-6 दिन ज्योग्राफी पढ़ ली देन दिस इज डन देन लेट सपोज नेक्स्ट 5 डेज वी स्टडीड पॉलिटी का जितना इंपॉर्टेंट चीज है उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे देन एक दिन उसके बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो भी पॉसिबल है उनको प्रैक्टिस करेंगे देन ताकि एक मोनोटोनी ना आए आप में 5 दिन ये पढ़ लिया 5 दिन ये पढ़ लिया तो सारे सब्जेक्ट भी कवर होते रहे और आपकी प्रिपरेशन मोनोटोनस ना बने मतलब ऐसी ना बने कि यार महीने भर फिर ज्योग्राफी पढ़ते रह गए बिकॉज वी हैव 2 months मार्च पूरा एंड अबाउट सीएपीएफ के लिए तो थोड़ा ज्यादा टाइम है और एनडीएस एफकैट के लिए मोटा एनडीए और सीडीएस के लिए मानो 40 डेज के करीब सो अराउंड 40 डेज के करीब वी हैव फॉर एनडीए एंड सीडीएस तो इन 40 डेज में कैसे करने वाले हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं सो 5 डेज सपोज ज्योग्राफी की देन 5 डेज पॉलिटी की देन 5 डेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री करी देन दोबारा से अगर पॉलिटी का कुछ टॉपिक रह गए उस टॉपिक को यहाँ पे 5 डेज दोबारा से रिपीट करा देन इंडियन ज्योग्राफी तो फिजिकल ज्योग्राफी यहां कर ली इंडियन ज्योग्राफी यहां पे कर ली देन एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री कर ली
देन साइंस भी कर ली और इंग्लिश भी वाया क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली। करंट अफेयर्स की आपको टेंशन नहीं लेनी। जो बच्चे रोज रोज करंट अफेयर्स के लिए मैसेज कर रहे हैं कि सर रोज करें, ये आजकल जो भी करंट अफेयर्स की मार्केट में चल रहा है, डोंट फॉल फॉर दैट टाइम। ये जो टाइम है, एक डेढ़ महीना अभी जो बताया, ये स्टैटिक पढ़ो, आराम से स्टैटिक मजबूत करो अपना। करंट अफेयर्स के लिए आराम से प्रचंड में लाऊंगा, चिंता मत करो। प्रचंड सीरीज, द ओनली सीरीज दैट यू विल नीड एवर टू क्रैक योर करंट अफेयर्स। रोज रोज का 1 घंटा करंट अफेयर्स में क्यों बर्बाद करना, जब प्रचंड आने वाली है। प्रचंड में 1 हफ्ते के अंदर पूरा एग्जाम के लिए जितना करंट अफेयर्स है सब कवर कर देंगे। सो इट वुड बी अराउंड मिड ऑफ मार्च के आसपास प्रचंड हम स्टार्ट कर देंगे, और एग्जाम से पहले वी वुड बी कंप्लीटिंग दैट। सो करंट अफेयर्स की टेंशन नहीं लेनी, रोज 1-1.5 घंटा करंट अफेयर्स पे बर्बाद किसी एस्पिरेंट को नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। डेली करंट अफेयर्स पे ब्राह्मण छोरा, अगर डेली करंट अफेयर्स नाम आपने ब्राह्मण रखा है, और ब्राह्मण का पहला कर्तव्य क्या होता है, पहला कर्तव्य होता है मिनिमम रिसोर्सेज में सर्वाइव करना। तो ब्राह्मण आपने नाम रखा है अपने यूजर नेम, और आप भाग रहे हो डेली करंट अफेयर्स के पीछे। ये तो वही बात हो गई कि नाम आपने रखा है नयन सुख और आंख से हो आप अंधे, तो ऐसी हरकत नहीं करनी है अपने को, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए रोटी पे हर एक चीज जो भी कर रहे हो, रोटी को मत भूलो, अपनी रोटी कमानी है अपने को। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, डेली करंट अफेयर्स से बड़ी मिथ्या दुनिया में कुछ नहीं है, ओके। सो दिस इज द ब्रॉड एजेंडा। हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, इवेंचुअली पॉलिटी पे जाएंगे, फिर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर जैसे जैसे आप लोग बोलते जाएंगे जिन टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही होगी, इवेंचुअली वी वुड मूव। सो एजेंडा जो अप्रोच रहेगी सब्जेक्ट्स को अप्रोच करने की, वो ये रहेगी दैट 5-6 डेज हम थ्योरी, और उसके बाद क्लास के एंड में 5-6 क्वेश्चन, देन 1 डेडिकेटेड फुल डे फॉर प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक्स दैट वी हैव स्टडीड, और भी कोई टॉपिक जो रेलिवेंट लगता है उसको प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी प्रिपरेशन हो जाए। सो एक इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या इसके अलावा आपको कुछ करना है, जो मैं इसमें करा रहा हूं उसके अलावा क्या आपको कुछ करना है? आंसर इज बोथ यस एंड नो। यस क्या, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके आपको नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि सर पीपीटी शेयर कर दीजिए, पीडीएफ शेयर कर दीजिए। बेटा कंप्यूटर में गार्बेज जीबी में डेटा भरने से आपके दिमाग की मेमोरी में वो नहीं जाएगा। हैंड रिटन नोट्स बनाइए। तो जब भी आप ये क्लास देखें, कागज कलम दवात लिख के, दिल पे नहीं उस कागज पे मेरा नाम लिख के ये सीरीज स्टार्ट कीजिए कैप्टन तिरंगा की, नोट्स बनाइए और उन्हीं को रिवाइज कीजिए। सो आपको अपनी तरफ से क्या करना है? हैंड रिटन नोट्स बनाने, उनको रिवाइज करना है। दूसरा, अगर मैं कहीं पे कोई टॉपिक बताता हूं कि इस टॉपिक को इस जगह से भी पढ़ लेना, तो आपको वो पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबू मुरारजी बापू की कथा चल रही है कि मैंने बोला, फिर आपने बोला हाँ जी बापू करेंगे, और घर जाके फिर अरे सत्संग का समय खत्म, अब आके अपना दूसरा तरीके का तरंग में झूमे, ठीक है। तो वो नहीं करना है। जो बोला कि ये टॉपिक पढ़ना है तो वो पढ़ना है, और उससे अपने नोट्स में वैल्यू एडिशन के तौर पे इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। फाइनली क्या नहीं करना है, अब आपको कोई और क्लासेस ऐसी नहीं देखनी इन टॉपिक्स के लिए। जो टॉपिक यहां पढ़ा दिया उसके लिए फिर इधर उधर भाग के टाइम वेस्ट करके उन टॉपिक्स को कहीं और से मत पढ़ना। सो एक चीज होती है फोमो। फोमो इज व्हाट? फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है यार अक्षय सर से पढ़ लिया, अब जाके दूसरी जगह भी एक बार मुंह मार लें कि इस टॉपिक पे कैसा चल रहा है। अगेन कर लो, मेरा कुछ नहीं जाता, बट फिर 1 साल बाद आके दोबारा से यही मत कहना कि सर अब दोबारा से तिरंगा की क्लास हमें अटेंड करनी है। आई वॉन्ट कि एक बार आप सीरीज देखो, सेलेक्ट हो, और उसके बाद अपनी वर्दी पे जाओ। मेरा काम सिंपल सा ही है, मेरा काम है आपको वर्दी बनाना, ताकि वो जो वर्दी आप चाहते हो वो वर्दी आप तक पहुंच जाए। सो मैं नहीं चाहता आपको अगले साल दोबारा तिरंगा अटेंड करनी पड़े। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो, इधर उधर के सोर्सेज से बचो, इधर उधर की रैंडम वीडियोस को देखने से बचो, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, इसके अलावा बाहर से कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज क्लियर। ये पहली चीज सबको क्लियर है। इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क। अगर इतने में किसी साथी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछे कि तिरंगा क्या है, क्योंकि मैं जानता हूं काफी सारे नए एस्पिरेंट्स हैं, सो दे आर न्यू टू ऑल दिस। सो उनसे मैं एक बार पूछना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज लेट मी नो। आई वुड ट्राई टू सी कि अप टू व्हाट एक्सटेंट कैन आई बी एबल टू सॉल्व दैट डाउट। सो जैसा आप लोगों ने बोला था, यू हैव ऑलवेज गिवन लव एंड सपोर्ट टू दिस सीरीज, सो थैंक्स अ फ्रेंड, थैंक्स अ लॉट सारे फ्रेंड्स को। यार एक ही दिल है बाय गॉड, कितनी बार जीतोगे। सो इतना तो कबीर सिंह को भी इश्क नहीं हुआ था अपनी मैडम से, जितना आप लोग मेरे को कायल कर देते हो अपने लव एंड सपोर्ट के। सो थैंक्स अ लॉट। आई होप तिरंगा
स्टेज ट्रू टू योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। सो तुझ पे ही मेरा हक है, दिस इज फॉर यू। सो आई वुड अर्ज ऑल द एस्पिरेंट्स टू प्लीज शेयर द सेशन। सो जितने भी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे, सोशल मीडिया पे ऐप है, आप इसकी स्टोरी डालिए, आप इसको पोस्ट करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। जहां भी आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून लोग आपको स्पैम करते हैं, उन सभी को एक बार रिवर्स स्पैम कर दीजिए। जो भी आपको सेल्स कॉल करते हैं, हेलो मैडम क्या आप एनडीए की तैयारी कर रही हैं? हेलो सर क्या आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं? हेलो सर क्या आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं? हमारा कोर्स खरीदिए। उन सभी को आप बोल दीजिए कि बेटा आप हमें कोर्स तो बेच रहे हो, एक बार आप ये भी देख लो, इसको आप हमें खरीद लो। तो वो लोग जो आपको कोर्स के सेल्स कॉल करते हैं, उन्हीं सब लोगों को एक बार भेज दीजिए ये मैसेज कि कैप्टन तिरंगा जीके का मसीहा आ चुका है। और आज हम शुरुआत करेंगे ज्योग्राफी के साथ। तो ज्योग्राफी एक बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इफ यू हैव सीन द प्रीवियस ईयर पेपर्स, सो एग्जाम की प्रिपरेशन की स्टेज में आपकी बाइबल, आपकी गीता, आपकी कुरान एक ही चीज है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे सीडीएस के, सीएपीएफ के और एनडीए के, यू वुड सी कि ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा वेटेज होता है। ऑल्सो ज्योग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हाईली कंसेप्चुअल। कई बार बच्चों को पढ़ के बुक से इतनी ज्यादा समझ में नहीं आ पाती, बिकॉज इट इज मच मोर कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड रादर देन गोइंग फॉर फैक्ट्स 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 की रट्टा मारो रट्टा मारो। यहां पे रट्टा मारने वाला उतना नहीं होता, ठीक है। ओके ठीक है। सो रट्टा मारने से ज्यादा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ज्योग्राफी इज कॉन्सेप्ट। सो इट इज ज्योग्राफी, व्हाट आई से इज जस्ट लाइक योर फर्स्ट लव। आप सभी का पहला प्यार तो होगा, है सबकी, वो पहली आशिकी, वो पहली मोहब्बत, वो पहली बार दिल का तेज तेज धड़कना याद तो होगा सबको। सो ज्योग्राफी इज जस्ट लाइक योर फर्स्ट लव। आप चाह के भी उसको नहीं भुला पाओगे, ठीक है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, एक बार कॉन्सेप्ट सही दिमाग में बैठ गया ज्योग्राफी का, फिर यू कैनॉट गेट इट आउट ऑफ योर माइंड। सो दैट इज बोथ द ब्यूटी एंड द रिस्क विद ज्योग्राफी, कि नहीं बैठा दिमाग में एक बार तो चाहे फिर कुछ भी तंत्र मंत्र पढ़ते रहो, फलाना ढिकाना निमोनिक्स बनाते रहो, ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू वेस्ट, वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। सो जस्ट लाइक द फर्स्ट लव, इसको दिमाग में बैठाना इज द आइडिया। सो एक बार अगर आप देखोगे तो दिस इज द जेनरिक सिलेबस, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आता है। सो वी वुड बी कवरिंग द इंपॉर्टेंट वंस, इनमें से वी आर गोइंग टू कवर देम वन बाय वन, ठीक है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। काफी सारे स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं दैट दे हैव शेयर्ड दिस, थैंक्स अ लॉट गाइस। आप भी अगर शेयर कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे मुझे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा एंड आई वुड डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद ज्योग्राफी गाइस। सबसे पहली चीज जो ज्योग्राफी के साथ है, जरा मुझे एक बेसिक चीज बताओ। इंग्लिश सबने सीखी हुई है, ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी, हिंदी में इसको भूगोल शास्त्र बोलते हैं। सो जियो जो ये शब्द है, दिस स्टैंड्स फॉर अर्थ, लैटिन वर्ड जियो जो है ये पृथ्वी के लिए स्टैंड करता है। ग्राफी अगेन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू राइट। तो ये इंग्लिश के लिए भी जरूरी है कि आप ये जो इस चीज को क्या बोलते हैं, इस तरीके से एक शब्द को ब्रेक करके उसके रूट वर्ड से उसका मतलब निकालने, एक इंग्लिश का ही एक कॉन्सेप्ट है जिसपे आपके सीडीएस पे नाम पे ही क्वेश्चन एक बार आ चुका है, दैट इज व्हाट इज एटिमोलॉजी। सो दिस इज एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी इज शब्दों को उसके रूट वर्ड्स में ब्रेक करना है, देन उन रूट वर्ड से मीनिंग निकालना। सो जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। ये आपने और भी जगह देखा होंगे वर्ड, जैसे ग्राफी कहां देखा होगा आपने, आपने देखा होगा कैलीग्राफी। अगेन इसका मुझे कमेंट्स में मतलब बताना, कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है। सो ग्राफी मतलब क्या है, टू राइट। कैली मतलब क्या होता है, कैली मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। तो कैलीग्राफी क्या हो जाएगी, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, जो मेरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो ग्राफी मतलब हमने देख लिया टू राइट। जियो मतलब अर्थ हम सभी जानते हैं, ये रिलायंस वाला जियो नहीं है, ठीक है। ऑल्दो वो वाला जियो भी जो रिलायंस का जियो है, वो भी थ्रू आउट द जियो फ्यूचर में एक्सपेंड करने वाला है, ठीक है। सो जियो भी आपने कई जगह पे देखा होगा, जियोग्राफी देख ली, जियोलॉजी देख ली, जो अर्थ की रॉक्स की स्टडी होती है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग ज्योग्राफी का हमें समझ आया, टर्मिनोलॉजी कैसे निकली है, एटिमोलॉजी क्या है वो देख लिया, और कैलीग्राफी ये सब बात कर ली थोड़ी। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, पहली चीज पृथ्वी की स्टडी है।
नाम से जो चीज निकल के आ रही है। अब एक और जो वन लाइनर सवाल यहां से बनता है, हर एक कोई सब्जेक्ट है तो उसका पितामह होगा, पिताजी, इसका फादर कौन होगा। अब ये मत पूछना मदर कौन है, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, कोई बता सकता है कमेंट में। सो इट इज एक ग्रीक फिलोसफर थे, इराटोस्थेनीस। सो एक ग्रीक फिलोसफर थे इराटोस्थेनीस, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो ये एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, दैट हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ज्योग्राफी। सो इट इज इराटोस्थेनीस। ठीक है बेटा, एरिस्टोटल वाज द पर्सन हु सेड दैट अर्थ इज स्फेरिकल। उसमें अर्थ को स्फेरिकल कहने में एरिस्टोटल का ज्यादा योगदान था। ठीक है, इराटोस्थेनीस इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ ज्योग्राफी। ओके, सो ज्योग्राफी जब हम स्टडी करते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं दो भागों में बांटूंगा ब्रॉडली। फर्स्ट वुड बी द फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम अर्थ एज अ होल की बात करेंगे रादर देन द इमेजिनरी लाइंस। देखो ये जो यूक्रेन रशिया में डिस्प्यूट हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट है, अल्टीमेटली ये सब ह्यूमन डिस्प्यूट्स हैं। बिकॉज ये जो देशों की, राष्ट्रों के बीच की बाउंड्रीज है, अल्टीमेटली वो क्या है, वो इमेजिन्ड लाइंस तो है। अर्थ में तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पृथ्वी ने खींचा हुआ, ऐसा तो नहीं है। सो ऑल ऑफ दैट इज इमेजिन्ड बाउंड्रीज के अराउंड बिल्ट कॉन्सेप्ट। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, जो फिजिकली पृथ्वी पे आप चीजें छू सकते हो, जैसे कहीं समुंदर छू सकते हो, आप किसी पहाड़ को छू सकते हो, हवा को फील कर सकते हो। सो ये सब जब हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी में, तो हम किस कंपोनेंट की बात कर रहे होंगे, फिजिकल ज्योग्राफी के। सो इसके भी एसेंशियली तीन पार्ट होंगे। फर्स्ट वुड बी जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या बात करेंगे, ये पहाड़ों की, कि पहाड़ कैसे बने, हिमालयास कैसे बना, ऑल ऑफ दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स। देन एक पार्ट आएगा हमारा ओशियनोग्राफी, जिसमें हम बात करेंगे समुंदरों की, कि सात समुंदर पार भी इश्क लड़ाने कोई कैसे जा सकता है, तो ओशियनोग्राफी, समुद्र की मदद से। देन लास्ट हम बात करेंगे ये हवाओं की, हवाएं क्या कह रही हैं, प्यार की खुशबू हवाओं में है या नहीं। क्लाइमेटोलॉजी में हम विंड्स, वेदर, इन सब चीजों की बात करेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी के तीन कंपोनेंट हो जाएंगे, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। देन जो सेकंड पार्ट आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको जैसे मैं उसको ब्रेक करूंगा, दैट वुड बी इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी हम फिजिकल के साथ ही पढ़ेंगे, वुडेंट बी रीडिंग इट सेपरेटली। इंडियन ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट वुड बी मैपिंग, बिकॉज इंडियन ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो मैपिंग पे आते हैं। एंड देन वुड बी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द ज्योग्राफिक फैक्टर्स ऑफ इंडिया, तो उसका इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से वी वुड बी अप्रोचिंग द ज्योग्राफी सब्जेक्ट, एंड वी प्लान टू कंप्लीट मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स इन द फर्स्ट 5 days। ठीक है, ठीक है। सो विद दैट लेट स्टार्ट। सो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, इराटोस्थेनीस को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई वो एक कॉन्सेप्ट लेके आया जो एकदम तोड़ू कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि यार आपको जाना है अपनी बंदी या बंदे के घर, ठीक है, जिनकी नहीं है या नहीं है वो इमेजिन कर लेना, वो यहां रहती है, ठीक है, यहां जाना है। अब आप हो यहां, अब आप हो एकदम प्यार में अंधे, और प्यार में अंधे हो तो आपको रास्ता वास्ता कुछ पता नहीं, दिख ही नहीं रहा जब अंधे हो गए हो। तो अब आपको कैसे मैं बताऊं कि वो यहां रहती है, ठीक है, कैसे आपको रास्ता बताया जाए उसके गोरी के घर का। सो एक तरीका हो सकता है मैं बोलूं कि भाई 4 कदम तू सीधे जा, फिर 4 कदम ऊपर जा, और तू उसके घर पहुंच जाएगा। ये सही समझ आया। इस बंदे को मैं बोला कि गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, ठीक है, तो इसको गोरी का गांव बता दिया, और ये 4 कदम आगे गया, फिर 4 कदम ऊपर जाके यहां पहुंच गया। सो एसेंशियली व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर मैं इसको ही कोऑर्डिनेट, जो आप कार्टेशियन प्लेन सिस्टम में बोलो, इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोलूं, और ये है गोरी का घर, और ये हो बेटा आप। सो मैं बोलूं 3 यूनिट इधर चल ले, फिर 4 यूनिट ऊपर चल ले, ठीक है। सो एसेंशियली ये क्या आ गया, 3 यूनिट मैंने बोला इधर चलो, और फिर मैंने बोला 4 यूनिट इधर चलो, ओके।
सो 3,4 क्या आ गए एक तरीके से, ये इसके आ गए कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बता रहे हैं, इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। सो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिलने से हम क्या हो पाए, इस लोकेशन तक पहुंच पाए, ठीक है। सो सेम काम अब पृथ्वी पे किसी को जगह बतानी है तो एक्स वाई प्लेन तो बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अर्थ हम जानते हैं 3D फिगर है, इट इज अ ऑब्लेट स्फेरॉइड। अर्थ का शेप कभी पूछा जाए तो क्या बोलते हैं अर्थ के शेप को, इट इज कॉल्ड एज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, अर्थ लाइक शेप, ठीक है। सो 3D है तो ऐसा एक लाइन एक्स वाई प्लेन तो बना नहीं सकते, तो इसीलिए एक्स वाई प्लेन के इक्विवेलेंट सिस्टम क्या बनाया जाए जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन कर सके इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसी को इराटोस्थेनीज ने डिस्कवर किया और उसने उसको नाम दिया लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो सबसे पहली बात समझ आई कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्यों है, ठीक है। ओके, ठीक है। ओके ज्ञानेश्वरी, आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश ऑल्सो, डोंट वरी, ठीक है। ओके, so I would be repeating everything in English. Gyaneshwari, essentially what I am saying in Hindi are just lame jokes, so you can safely ignore them. Okay, so let's discuss each of them individually. What are latitudes and longitudes? So the idea of latitudes and longitudes is to help an individual identify a particular location. Okay, so how do latitudes help identify our place? सो लैटिट्यूड्स जो वर्ड है फ्रॉम इट हैज, इसको कैसे लिंक कर सकते हैं आप, लेटी हुई है वो लेटी हुई क्या है, लाइन है बेटा, लाइन, गंदी सोच के बच्चे, लेटी हुई लाइन आर कॉल्ड एज लेटिट्यूड्स। सो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस, व्हाट आर लैटिट्यूड्स, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट आर इमेजिन्ड, अगेन आर दे एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, नो, दे आर बीइंग इमेजिन्ड। Who imagined them for the first time? Eratosthenes. Again, पिताजी ने इमेजिन की थी। ओके, सो पिताजी के टाइम से फैंटेसी चलती आ रही है, ठीक है। सो Eratosthenes imagined the latitudes for the first time. And what are they? They are the horizontal lines on earth. And they start from the middle of the earth and go towards both the top and bottom corners. So इसको और समझते हैं। Let's visualize it now. If this is the earth, अगर मैं अर्थ के बीच में एक लाइन खींचूं, इमेजिन लाइन, और वो बचपन में आप सभी ने एक प्रोटेक्टर देखा होगा, चांदा जिसको बोलते हैं, टू मेजर द एंगल। सो सपोज दिस इज, आई स्टार्ट विद दिस, ओके। इस चीज को ध्यान से सुनना, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा लैटिट्यूड्स को, ओके। सो लेट सपोज दिस इज कितना एंगल, लेट सपोज दिस इज 30 एंगल, 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री ये मैंने एक लाइन इमेजिनरी अर्थ के सेंटर से इमेजिन करी। सपोज दिस इज लाइक द अर्थ, तो मैंने यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, इमेजिन करी, फिर यहां से एक लाइन ऐसे करके ऊपर को खींची, ओके। सो लेट सपोज दिस इज 30 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे करके मैंने एक और लाइन खींची, आई ड्रू अनदर लाइन एट 45 डिग्री, देन आई ड्रू अनदर लाइन एट 60 डिग्री। इवेंचुअली मैं कितने डिग्री तक इसको कर सकता हूं? The maximum I can go is up to what degree? Can anyone quickly tell me? नहीं, I cannot go to 180. Why? अब मैं 180 तक क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि अगेन इट इज ऑल पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। देखो मैंने जो 40 डिग्री 45 डिग्री पे लाइन खींची है, अब ये लाइन मैंने, ये तो 45 डिग्री ये हो गया, अब लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो ड्रॉ करूंगा, ये दिस पॉइंट वुड बी अराउंड द एंटायर अर्थ। ये जो 45 डिग्री मैंने ड्रॉ किया है, द 45 डिग्री आई वुड हैव ड्रॉन, it would be around the entire earth. Okay, so मैंने essentially क्या किया होगा, यहां से if this is the earth का base, this is 45 डिग्री, then what I would have done is, और यहां पे कहीं पे अर्थ होगी, so ये 45 डिग्री लिया और इसको फिर मैंने ऐसे गोल घुमा दिया होगा, ओके। सो essentially मैंने पहले 30 डिग्री पे ऐसे रखा होगा, फिर 30 डिग्री पे ऐसे घुमाया होगा, फिर 45 पे रखा, 45 पे, इवेंचुअली मैं मैक्सिमम कितने तक घुमा सकता हूं? व्हाट वुड बी द मैक्सिमम अप टू विच आई कैन रोटेट? Anyone? Quickly tell me in the comments, guys. Yes, लव ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया. It is 90 डिग्री. बिल्कुल 90 डिग्री तक इसको घुमा सकता हूं. सो इफ दिस वाज 0 डिग्री, इसको मैं अप टू कहां तक घुमा सकता हूं? 90 डिग्री तक, ठीक है। इधर जाने के कोई यूटिलिटी नहीं है, बिकॉज सेम लाइन वुड बी रिपीटेड हियर.
सिमिलरली यही चीज मैं साउथ की तरफ भी कर सकता हूं। अगर इसको मैं उत्तर दिशा मानूं, इसको साउथ की दिशा मानूं, तो अगर मैं ये चीज इस डायरेक्शन में भी करूंगा, अगेन सेम मैं कितने तक इसको घुमा पाऊंगा इस तरीके से, 30 पे करा, 45 पे करा, 60 पे करा, अप टू कितने तक कर पाऊंगा, 90 तक। सो नॉर्दर्न साइड पे कितने तक आ गया, 90 डिग्री तक। सदर्न साइड पे कितने तक आ गया, 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से। सो अब मैं इंटीजर्स पूछूं तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हो जाएंगे। 0 डिग्री पे एक लैटिट्यूड है जहां से हमने मेजर करना शुरू करा और 90 डिग्री पे टॉप पे आया। सिमिलरली नॉर्थ पे 0 से 90 है, साउथ पे 0 से 90 है। सो टोटल अगर मैं पूछूं लैटिट्यूड्स का इंटीजर नंबर कितना है, सो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर, ठीक है, ओके ओके। सो क्विकली टेल मी, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 0 से 90 है। सो 0 से 90 को अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने होंगे, तो इट वुड बी 91। जैसे मैं पूछूं 0 से 3 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो एसेंशियली कितने नंबर हो जाएंगे, 4। सो 0 से n नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, n+1 नंबर होते हैं। सो 0 और 90 के बीच में कितने हो जाएंगे, 91। तो 91 हो गए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न में कितने हो जाएंगे, 0 से 90। अगेन यहां भी कितने आ जाएंगे, 91। बट ये जो 0 है ये तो दोनों में कॉमन है। सो दिस 0 हैज बीन काउंटेड ट्वाइस, तो मुझे इनमें से -1 करना पड़ेगा। सो एसेंशियली क्या हो जाएगा, 91 + 91 -1, सो इट वुड बी 181। तो क्वेश्चन में आपके एग्जाम में सवाल आएगा, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर देयर, इंटीग्रल जो होती है, तो दे आर 181। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। कंसेप्ट समझ जाओगे तो इट वुड बिकम वेरी इजी टू विजुअलाइज दिस, ठीक है। लक्ष्य, विकास, शिवांगी, ब्राह्मण, फिलैंथ्रोपिस्ट, श्रद्धा, अंकुश, आयुष, बिल्कुल सही जवाब, ग्रेट, ठीक है। सो मतलब ये चीज समझ आ रही है, दैट्स ग्रेट। सो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस हमने देख ली। अब और समझते हैं लैटिट्यूड लाइंस को। देखो लैटिट्यूड अर्थ ऐसी थी, तो अब इनको बोलते क्या है, इनका एक और कई तरीके के नाम है, अलग अलग नाम होता है। जैसे किसी का ऑफिस में नाम है चिन्मय, घर में नाम क्या हो जाएगा, चिंटू। तो लैटिट्यूड्स का भी ये फॉर्मल नाम है। घर का नाम इनका क्या है, पैरेलल्स। तो इनको पैरेलल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो लैटिट्यूड्स की रेखाएं हैं ये एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। सो दीज लाइंस लैटिट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेलल्स, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं, ये पैरेलल हैं तो क्या ये कभी आपस में मिलेंगी, आंसर इज नो। तो दीज लैटिट्यूड्स नेवर मीट ईच अदर। एक और चीज जो हमें इमेज से ही क्लियर हो रही है, इफ अर्थ इज लाइक दिस, तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं क्या इनकी लंबाई बराबर होगी, आंसर इज नो। ये जो अर्थ के सेंटर पे लाइन होगी उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप इस सेंटर से टुवर्ड्स द एक्सट्रीम्स ऑफ द सर्किल जाएंगे, इन एक्सट्रीम्स को हम क्या बोलते हैं, इनको एक नाम दे दिया जाता है, पोल्स, ध्रुव। सो एज यू गो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम्स देन देयर लेंथ वुड ग्रेजुअली डिक्रीज, इनकी लेंथ ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। हम इस चीज को देख पा रहे हैं दैट इट्स लेंथ इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ओके। सो पहली चीज देखी दैट दीज पैरेलल्स दे आर पैरेलल। सेकंड चीज हमने देखी दे डू नॉट मीट। तीसरी चीज हमने यहां पे देखी दैट देयर लेंथ ग्रेजुअली डिक्रीजेस। सो अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, जिसका ये एफ कैट में पूछा गया है, मतलब वन लाइनर एफ कैट में सीधे इसको पढ़ा है, इसीलिए मैं बोलता हूं जिसने सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ की अच्छे से जीके की तैयारी करी है उसको एफ कैट के लिए जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, बिकॉज एफ कैट में एसेंशियली वन लाइनर पूछा जाता है। सो अब आपसे पूछा जाए सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, सो आंखों के अंधे को भी ये चीज नजर आएगी कि कौन सा सबसे लंबा है, बता दो जरा कमेंट करके अब एक बार, सबसे लंबा कौन सा वाला है। सो बीच वाला सबसे लंबा है, तो दैट इज एसेंशियली जिसको हमने 0 डिग्री नाम दिया था। तो इस 0 डिग्री को हम किसके नाम से भी बुलाते हैं, इक्वेटर के नाम से। सो दिस 0 डिग्री वाला इक्वेटर, दिस इज द लॉन्गेस्ट। इसको एक और नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज ग्रेट सर्किल। इस इक्वेटर को क्योंकि सबसे बड़ा है एंड इट वुड बी राउंड, अर्थ के ऐसा ही है तो इट वुड बी राउंड इन शेप। अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे अर्थ को, सो इट वुड बी राउंड इन शेप लाइक दिस। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रेट सर्किल, ओके। सो 0 से 90 हमने देख लिया, दे आर पैरेलल। अब एक और चीज,
ये जो वेरियस हमने देखा था, टोटल लैटिट्यूड्स कितना निकल के आए, टोटल लैटिट्यूड्स निकल के आए 181। तो क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस एक तरीके से कांस्टेंट होगा, और इनके बीच का ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये कितना होता है, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स और टू लैटिट्यूड्स, ये जो डिस्टेंस आएगा इनके बीच का, सपोज एक 0 डिग्री की लाइन है, एक 1 डिग्री की लाइन है, एक 2 डिग्री की लाइन है, सो इन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है एसेंशियली वो कितना होगा, व्हाट वुड बी दिस डिस्टेंस, कैन एनीवन टेल मी? यस, इट वुड बी 111 किलोमीटर। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स वुड बी 111 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल सही, सारे साथी सही दे रहे हैं, अल्फिदा, विकास, श्रद्धा, विजेंदर, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सविता। ठीक है, सो 111 किलोमीटर इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। अब जैसे आपको जो चीज ज्यादा पसंद होती है, आप उसको ये नहीं बोलोगे ओके 0 डिग्री, ओके 4 डिग्री, आप उसको कुछ प्यार से नाम दे दोगे, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, ऐसा कुछ नाम दे दोगे। तो ऐसे ही लैटिट्यूड्स जो ज्योग्राफिकर के दिल में आ गए, जो ज्योग्राफिकर को पसंद आ गए, उन्होंने उनको कुछ स्पेसिफिक नाम दे दिए। कैसे? 0 डिग्री को क्या नाम दे दिया उसने? इक्वेटर। ऐसी एक और उन्हें जो पसंद आ गया वो था 23.5 डिग्री, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया? ट्रॉपिक। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो था ट्रॉपिक, उसको नाम दे दिया उन्होंने कैंसर। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर में, हेमिस्फेयर मतलब, स्फेयर मतलब क्या होता है, ये जो पूरा 3D सर्किल है, दैट इज कॉल्ड एज स्फेयर। अब इसको आधा कर दिया तो आधा क्या हो जाएगा? हेमिस्फेयर। मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, मतलब जिस बच्चे को 0 भी नहीं आता ना, वो भी इस क्लास को अटेंड करके ज्योग्राफी में एग्जाम क्रैक कर सकता है। सो दैट इज द लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग, नथिंग फ्रॉम यू कंटेंट वाइज। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज, जो चीज एक बार पढ़ा दी फिर वो चीज दोबारा ना पढ़ानी पड़े। ठीक है, तो इसीलिए बहुत पेशेंटली पढ़ा रहा हूं, बहुत ही बेसिक चीजों के साथ पढ़ा रहा हूं। सो अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको ऑलरेडी पता है, यू कैन जस्ट प्ले द वीडियो ऑन 2x एंड मूव ऑन। ठीक है, बट आई एम टेलिंग इट फॉर द स्टूडेंट हु हैज एब्सोल्युटली नो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, सो स्फेयर हो गया पूरा, हेमिस्फेयर हो गया हाफ। सो ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर से ऊपर वाला हिस्सा ये हो जाएगा नॉर्दर्न, क्योंकि उत्तरी दिशा में, ये वाला हो जाएगा सदर्न हेमिस्फेयर। सो 23.5 डिग्री की जो लाइन थी उसको इसने क्या नाम दिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली 23.5 डिग्री साउथ की जो लाइन थी उसको उसने क्या नाम दिया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, सिमिलरली आगे हम देखेंगे 66.5 डिग्री की लाइन आएगी, नॉर्थ की लाइन, उसको ये नाम देगा एक्सक्यूज मी, उसको ये नाम देगा आर्कटिक सर्किल। और 66.5 डिग्री साउथ की जो लाइन आएगी उसको ये नाम देगा एंटार्क्टिक सर्किल। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जिनको हमें पता होना चाहिए, कहां पे उनकी पोजीशन है, और समझना भी होगा एसेंशियली व्हाट आर दे। ठीक है, ओके, सो दिस इज द ब्रीफ थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट लैटिट्यूड्स। अर्थ पे कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं, यही सब मैंने स्लाइड में भी लिखा है जस्ट फॉर ब्रेविटी, ताकि आप समझ जाएं, कॉन्सेप्ट समझ गए तो स्लाइड पढ़ना बहुत आसान है आपके लिए। हमने देखा लैटिट्यूड जो है वो ब्रॉडली नॉर्दर्न और सादर्न में डिवाइड करेंगे। लिखेंगे कैसे इन्हें? 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी ये वाली, 1 डिग्री नॉर्थ, नीचे वाली लाइन बनाएंगे तो 1 डिग्री साउथ। सो 0 से 90 डिग्री नॉर्थ तक जाएंगे आप, एंड 0 से 90 डिग्री साउथ तक आप जाएंगे। ठीक है, डिग्री का बिंदु ऊपर, और ये डिग्री वही है जो हमने प्रोटेक्टर से एंगल वाली चीज डिस्कस की थी। So that is, we have discussed all of these points. You can just read through them. Just to save time, I am not reading them. Great circle की बात कर ली, these we have discussed. अब ये इसकी नीड क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। लैटिट्यूड्स की सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक ओरिजिनल सिग्निफिकेंस तो हमने देख ली थी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स की, दैट इज टू लोकेट पॉइंट्स। सो एसेंशियली वो डिस्कवर भी इसलिए किया गया था बिकॉज सेलर्स जो थे ग्रीक टाइम के, दे नीडेड सम वे थ्रू विच दे कैन रिमेंबर अ पर्टिकुलर प्लेस जहां पे वो जा रहे हैं, द रास्ता, उसके लिए उन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिस्कवर किए थे। ठीक है, सो लैटिट्यूड्स की यूटिलिटी क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ व्हाइल। अब आ जाते हैं दूसरे वाले पे, दैट इज लॉन्गिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड में किसी को कोई डाउट? लॉन्गिट्यूड में इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ओके, सो लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट, लेटी हुई में क्या थी, लेटी हुई में लेटी हुई थी, अब ये लेटी होके लंबी हो गई। ठीक है, सो longitudes are vertical lines which are present on earth.
So longitudes are the vertical lines present on earth. So essentially इसको भी कैसे imagine कर सकते हैं? We can imagine it like this. So like if this is the earth and this is the top of the earth, okay, so if like this is the earth और ये earth का north है and suppose like this is south of earth, ठीक है, okay, so you can imagine it like this. ये अर्थ का नॉर्थ है, ये अर्थ का साउथ है. अब सपोज यहां से मैं एक लाइन खींचूं अर्थ के इमेजिनरी नॉर्थ से इमेजिनरी साउथ तक. सो लेट मी इमेजिन अ लाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस. ओके, जैसे एक प्रेग्नेंट औरत की वूम्ब होती है, ऐसे करके मैं गया. ओके, ऐसे करके. सो दिस इज वन लाइन. देन आई मूव फॉरवर्ड, 1 डिग्री आगे बढ़ा ऐसे. देन आई मूव अनदर डिग्री 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 ऐसे. फिर देन आई मूव अनदर डिग्री ऐसे. देन आई मूव अनदर डिग्री ऐसे. देन आई मूव अनदर एंड फाइनली आई अगेन रीच बैक टू दिस पॉइंट. सो बताओ लॉन्गिट्यूड को विजुअलाइज कर पा रहे हो? आर यू एबल टू विजुअलाइज द लॉन्गिट्यूड्स? ओके, आर यू एबल टू विजुअलाइज व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? ओके ओके, ठीक है. सो दिस इज द अर्थ. अब लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे? हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स वुड बी देयर? लेट्स टॉक ऑफ दैट. सो दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर. ऐसे निकाला, फिर ऐसे निकाला, ऐसे निकालते गए. सो कितने निकले यहां से? यस, बिल्कुल सही जवाब. सो देखो, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस. सो 1 डिग्री, then this would be 90 degree, then this would be 270 degree, and this would be 0 degree. This is 0 degree, then this is 90 degree, then this is 180 degree. एकदम just opposite 0 degree would be 180 degree, just opposite the 90 degree would be 270 degree, and then finally ये जो 180 के just opposite आएगा again would be 360 या 0 degree. 0 और 360 एकदम ओवरलैप करेंगे. ओके, सो अब इसमें हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं? उसमें हमने नॉर्थ साउथ डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ नॉर्थ साउथ तो नहीं हो पाएगा. यहाँ के डिवाइड हो पाएगा. इट कैन बी आइदर, इट कैन बी ऑन दिस साइड और द लाइन कैन बी ऑन दिस साइड. दो ही पार्ट हो सकते हैं, या तो ये इधर वाली जोन में आ रही हो या इधर वाली जोन में आ रही हो लाइन. सो आइदर इट कैन बी ऑन द ईस्टर्न साइड और इट कैन बी ऑन द वेस्टर्न साइड. सो इसीलिए अगर मैं ऐसे इमेजिन करूं, सो इट कैन आइदर बी ऑन द ईस्टर्न साइड और ऑन द वेस्टर्न साइड. तो लॉन्गिट्यूड जो होंगे वो ईस्ट और वेस्ट में होंगे, लैटिट्यूड जो होंगे वो आपके नॉर्थ और साउथ में होंगे. तो ये भी आपको कई बार एमसीक्यू में एलिमिनेट करने में हेल्प कर जाता है कि लैटिट्यूड में की जगह वो ईस्ट वेस्ट लिख देगा वहां. तो आप पहले ही समझ जाइए ये तो लैटिट्यूड है ही नहीं, है लॉन्गिट्यूड है. ओके, सो अब ये टोटल कितने हैं? सो वी सॉ, सबसे पहले लेट्स सपोज दिस वाज 0 डिग्री. ओके, देन ये आ गया आपका 60 डिग्री, देन दिस इज 90 डिग्री, देन लेट सपोज दिस इज 120 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री. सो ये आ गए 180 डिग्री, 0 से लेके 180 डिग्री तक ऑन द ईस्टर्न साइड. अब सेम चीज अगर हम वेस्टर्न साइड पे करें, रादर देन गोइंग फॉर 180 से आगे बढ़ा के इसे 270 तक ही, रादर देन लेट स्टार्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन. सो 0 से अगेन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 120 डिग्री, दोबारा कहां पे आ गए? 180 डिग्री. सो यहां भी अगेन 0 से लेके वेस्टर्न डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? अगेन 0 से लेके आप 180 तक इमेजिन कर सकते हैं ऑन द वेस्टर्न साइड एज वेल. सो टोटल कितने हो गए? 0 से 180, 181, और दूसरी साइड भी 0 से 180, 181. बट अंडरस्टैंड दिस, 0 और 180 दोनों दो बार काउंट हो गए. ऑल्सो 0 एंड 360 आर जस्ट द सेम. सो एसेंशियली ये कितने निकल के आएंगे? दे वुड कम आउट टू बी 360, बिकॉज अगर आप इमेजिन करो द एंटायर एंगल वुड बी 360 डिग्रीज. सो एसेंशियली जो लॉन्गिट्यूड्स आपके निकल के आएंगे, सो लॉन्गिट्यूड्स की लाइन कितनी होती है? दे आर 360 इन नंबर. लैटिट्यूड्स की इंटीग्रल लाइंस कितनी है? 181. लॉन्गिट्यूड्स की नेमिंग हमने कैसी देखी? 0 से 180 तक होती है. आइदर इट कैन बी ऑन द ईस्टर्न साइड जिसको हम ईस्ट लिखेंगे, और इट कैन बी ऑन द वेस्टर्न साइड जिसको हम वेस्ट लिखेंगे. ओके, सो दिस फंडा ऑफ लॉन्गिट्यूड इज क्लियर. क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? ओके, इफ दैट इज ट्रू देन लेट्स मूव ऑन फर्दर.
सो अब जैसे हमने वहां चिंटू मिंटू को नाम दिए थे, लॉन्गिट्यूड्स में भी हम किसी किसी को नाम देते हैं, यस, जो हमें पसंद आते हैं उनको। सो अगर इफ दिस इज, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करूं, अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, सो दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 10 डिग्री, up to, I know we go up to the 180 degree, and suppose this is, let's say, the eastern direction, and again we go in this direction, 0 degree, 1 degree, 2 degree, 10 degree, and let's say again 180 degree up to the western direction। और ये कोई बताने की चीज नहीं है, आप सभी समझदार हैं कि ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, क्या ये दोनों सेम ही पॉइंट होंगे? क्या ये 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, वुड दे बी द सेम टाइम और सेम थिंग और डिफरेंट? Yes, they would be the same. Okay, so सबसे पहले ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को एक स्पेशल नाम दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज GMT। HMT की आपने घड़ियां पहनी होंगी, GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीन ये चुड़ैल वाला विच नहीं है बेटा, ग्रीनविच इज अ प्लेस इन लंदन, यूके के लंदन शहर में एक जगह है। और ये जो, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे ये सब पूरा क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से कोडिफाई हुआ था, सो इसीलिए उन्होंने अपने जगह पे इसको नाम दे दिया, जो उनके वहां से निकला था उसको 0 डिग्री नाम दे दिया और उसको बोला ग्रीनविच मीन टाइम। अब सिमिलरली जो 180 डिग्री पे लाइन आएगी, यानी जो 0 डिग्री, अगर इफ दिस इज द 0 डिग्री, इसके जो जस्ट अपोजिट आएगी, जो 180 डिग्री पे लाइन आएगी, इट इज गिवन अनदर स्पेशल नेम विच इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जिस डेट पे आपका जाने का मन है वाली डेट नहीं है, ये तारीख वाली है, ठीक है। सो इट इज इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 डिग्री दैट वुड बी एग्जिस्टिंग इज द इंटरनेशनल डेट लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर एक कंट्री की एक स्पेशल लॉन्गिट्यूड होती है, जिसको वो क्या बोलते हैं? उनका जो स्टैंडर्ड टाइम होता है। सो इंडिया का जो है दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ आर लॉन्गिट्यूड्स रिलेटेड टू टाइम एंड हाउ इज लैटिट्यूड रिलेटेड टू क्लाइमेट, ठीक है। सो इंडिया का जो है दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसको हम अभी आगे डिटेल करेंगे। सो एसेंशियली ईस्ट और वेस्ट की बात कर ली, लॉन्गिट्यूड्स की बात कर ली। अब इन लॉन्गिट्यूड्स को एक और निकनेम दिया जाता है। जैसे लैटिट्यूड को जो नाम दिया गया था दैट वाज पैरेलल्स, लैटिट्यूड्स व्हाट कॉल्ड एज पैरेलल्स। लॉन्गिट्यूड्स को क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज मेरिडियंस, मेरिडियंस, ओके, मेरिडियंस। सो दीज आर कॉल्ड एज मेरिडियन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लैटिट्यूड्स कभी मिलते नहीं है, तो दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है? सो वी न्यू आंसर वाज 111। अगर अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूं, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, आप क्या बोलोगे? सर इट डिपेंड्स। ये डिस्टेंस 0 भी हो सकता है, इट डिस्टेंस कैन बी 111 किलोमीटर एज वेल। दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? 0। कैसे? अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। दो मेरिडियंस के बीच में, दो लॉन्गिट्यूड की लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना है? इट इज 0। कैसे? ऑल द मेरिडियंस आर मीटिंग एट द पोल्स। सारी मेरिडियंस ओरिजिनेट और मीट दोनों करती हैं पोल्स पे। नॉर्थ पोल से अगर वो निकल रही है तो साउथ पोल पे आके एंड हो रही है। सो मिनिमम डिस्टेंस कितना है? ऑल ऑफ देम आर मीटिंग एट अ पॉइंट, सो मिनिमम डिस्टेंस इज 0। मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे आएगा इन लाइंस के बीच का? मैक्सिमम डिस्टेंस इन लाइंस के बीच में जो आएगा दैट वुड बी एट द इक्वेटर। इन लाइंस के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा दैट वुड बी एट द इक्वेटर एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर ओनली। ओके, सो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस वुड बी 111 किलोमीटर, ठीक है। ओके, सो दिस मच फंडा इज क्लियर। क्या इतना फंडा आप लोगों को क्लियर है? मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? सो कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स वुड बी, वुड दे मीट और नॉट, इन प्रॉपर्टीज के अराउंड ही काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सो ब्रह्मन बोल रहे हैं कि उनका डेटा खत्म हो गया था बट वो रिचार्ज करके दोबारा से क्लास में आए हैं। तो बी लाइक ब्रह्मन छोरा, हैव दैट लेवल ऑफ डेडिकेशन एंड सक्सेस वुड बी योर्स। ऑल्सो कल से अपना डेटा इंस्टाग्राम टिकटॉक पे वेस्ट ना करें, क्लासेस के लिए बचाएं, ठीक है। सो दूसरी चीज अब एक और निकल के आती है। हमने देखा था लैटिट्यूड में इक्वेटर सबसे बड़ा था और यहां पे आके एकदम लेंथ 0 हो गई थी, लेकिन लॉन्गिट्यूड की जब बात करें तो इनकी लेंथ की सिचुएशन क्या होगी? ये वाली लाइन की लेंथ, ये वाली लाइन की लेंथ और ये वाली लाइन की लेंथ क्या बराबर होगी या अलग अलग होगी? चाहे मैं इस लाइन को यहां से जोड़ूं, चाहे मैं इस लाइन को यहां से जोड़ूं,
क्या लेंथ बराबर आएगी? आंसर इज यस। विच एवर वे आई चूज, मैं तुम तक ही पहुंचता हूं, ठीक है। So since all of them are starting and ending at the same point and following a similar path, so all the longitudes, all the meridians are of equal length. So इन सबकी लेंथ कितनी होगी? इक्वल लेंथ होगी। ओके, ठीक है। So you can just read whatever we have discussed. All of that I have summed up in a image so that you are thorough with it. और most important part was the concept. अब आती है इनकी यूटिलिटी। So let's talk of their utility now कि क्या जरूरत है इनकी अपार्ट फ्रॉम टेलिंग अस द डिस्टेंस, ठीक है। ओके, सो लोकेशन ट्रेस कैसे करनी है, ये विजुअलाइज आई होप आप कर पाए हो। डिग्रीज कैसे वर्क करिए, ऑल ऑफ दैट, ये एसेंशियली जैसा मैंने बोला था, दिस डिग्रीज एसेंशियली मीन कि अर्थ को अगर आप एक प्लेन माने और ऐसे करके आप एंगल जो मैंने करके दिखाया था वही, दैट इज अगेन आई एम रिप्रेजेंटिंग थ्रू अ इमेज। अब आ जाते हैं लैटिट्यूड पे। सो लैटिट्यूड को कॉन्सेप्चुअली हमने समझ लिया था, अब आ जाते हैं इसकी यूटिलिटी क्या है। सो यूटिलिटी लैटिट्यूड की ये है, सबसे पहले आप सभी को पता है अर्थ जो है वो इंक्लाइंड है, अर्थ टेढ़ी है। सो रादर देन बीइंग लाइक दिस, अर्थ इज लाइक दिस। ऐसी नहीं है, कई लोग जैसे आप लट्टू घुमाते हो ना, लट्टू ऐसे लट्टू घुमाया आपने बचपन में, फुर 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 फुर, ऐसे जैसे लट्टू घूमता है तो वो ऐसे ऐसे घूमता है। अर्थ भी लट्टू की तरह घूमती है, लेकिन ये लट्टू थोड़ा टिल्टेड है। वो बेब्लेड आप बचपन में ऐसे निकालते थे ना, फिर जू घूमता था, तो ऐसा नहीं घूम रही है अर्थ, अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे, ठीक है। सो ये क्या है, अर्थ इंक्लाइंड है। और कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? एट व्हाट एंगल इज दिस अर्थ इंक्लाइंड? अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन मारूं तो अर्थ का जो इंक्लिनेशन है, जिस एंगल पे वो ऐसे ऐसे घूम रही है, ये कितने पे इंक्लाइंड है विद द वर्टिकल? दिस इज, क्विकली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अब क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो जो इसका परपेंडिकुलर लाइन होगी, जो इसका अर्थ का प्लेन होगा, दैट वुड ऑल्सो बी इंक्लाइंड एक तरीके से। आप इमेजिन कर सकते हैं, मान सकते हैं कि वो जो अर्थ का प्लेन होगा, जिसको ऑर्बिटल प्लेन भी बोला जाता है कई बार, ये जो ऑर्बिटल प्लेन होगा ये भी हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इट वुड ऑल्सो बी एसेंशियली इंक्लाइंड, बिकॉज जो रोटेशन की एक्सिस है वो इंक्लाइंड है। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। बिल्कुल, इट इज लोकेटेड, मनीष ने सही जवाब दिया, बिल्कुल बहुत सही। सो इट इज 23.5 डिग्री। सो दिस, ये जो अर्थ का इंक्लिनेशन है दैट इज 23.5 डिग्री। ये जो अर्थ का इंक्लिनेशन है, ये जो है, दिस इज 23.5 डिग्री। इसको कंफ्यूज नहीं करना है इस वाले 23.5 डिग्री से, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। दे आर 23.5 डिग्री नॉट 23.5 डिग्री साउथ। इस इज इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ रोटेशन एक्सिस इज 23.5। अगर आप यही एंगल यहां पे जाओगे, जो अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन का, ये आपको निकल के आएगा 66.5 डिग्री। ओके, सो ऑर्बिटल प्लेन का वो होगा, बट एसेंशियली अर्थ इंक्लाइंड है। अभी हमें क्या समझना है, द थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज कि अर्थ इंक्लाइंड है। क्यों है ये हम बाद में जब आगे कभी डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो ऑल्दो इन सब सवालों के मेरे पे जवाब है, आई एम नॉट टेलिंग यू देम राइट नाउ, बिकॉज अभी हम उन्हीं चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज आवर सन सपोज, ठीक है, ये हमारे सूरज है। अब सूरज मामा चमके, ठीक है, और उनकी रोशनी आई। सो अब आप देखो, कुछ जगह पे होंगे जिन पे सूरज की रोशनी सीधे पड़ रही है, ओके, और कुछ जगह है जहां सूरज की रोशनी तिरछी पड़ रही है। अगर कोई चीज एकदम सामने है तो उस पर ये सीधे पड़ेगी, ओके, कुछ चीज तिरछी पड़ेगी किसी चीज पे। सो जिस जगह पे ये सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है, द एरिया विच इज बीइंग डायरेक्टली अफेक्टेड बाय सन्स रेज, ये वाला सपोज जो एरिया है, इस एरिया में सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है, तो अब कहीं पे अगर आप सीधे किसी चीज को आग के सामने रख दोगे तो वहां ज्यादा गर्मी होगी। सो ये वो एरिया जहां पे सूरज की रोशनी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन, या हिंदी में इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, टॉरिड जोन। ओके, सो दिस इज द एरिया जहां पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली हिट करती है। सिंस सूरज की रोशनी इस एरिया को डायरेक्टली हिट कर रही होती है, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ।
हॉटेस्ट इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर। ये मत सोचना कि अच्छा सबसे हॉट लोग यहीं मिलेंगे फिर अपना घर यहीं बसाएं, ऐसा वाला हॉट नहीं है बेटा, ठीक है। वाले हॉट लोग आपको कहीं और मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन जिसको बोलते हैं, इक्वेटर इसके भी सेंटर पे है। सो इसीलिए बोला जाता है वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस, जो ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, दे आर नियर द इक्वेटर। वो सब क्या है, इफ यू डोंट नो, नॉट एन इशू, ठीक है। सो एसेंशियली ये वाला जो रीजन है इसको टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे। इट वुड बी बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, इनके बीच में लाई करेगा। इसीलिए एक तरीके से जो ट्रॉपिक्स हैं दे आर द बाउंड्रीज ऑफ द टॉरिड और द ट्रॉपिकल जोन, और इक्वेटर इज एट द मिडल ऑफ दिस। देन अगर आप थोड़ा और दूर जाओगे तो जैसा हमने देखा जो रेज है ये इंक्लाइंड होती जाएंगी। अब कोई चीज तिरछी होकर पहुंच रही है तो उसकी इंटेंसिटी, जो आग की गर्मी थी, अगर आप उससे दूर जाते जाओगे और रोशनी आप पे सीधे नहीं आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी, जो इफेक्ट लाने की क्षमता है, वो कम हो जाएगी। सो इसीलिए जो अब दूसरा जोन आएगा इसको हम बोलेंगे टेम्परेट जोन। तो नॉर्दर्न साइड में होगा उसे बोलेंगे नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउदर्न साइड में जाएगा उसे बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। टेम्परेट यानी जो ज्यादा ठंडा भी नहीं है ज्यादा गर्म भी नहीं है, सो दैट इज टेम्परेट। तो ये किसके बीच में होगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का हो जाएगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हमने क्या नाम दिया था, आर्कटिक सर्किल। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल के जो बीच में है दैट इज नॉर्थ टेम्परेट जोन। यहाँ पे रोशनी सीधे की जगह तिरछी आती है तो यहाँ पे उतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। फाइनली 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री तक आप जाओगे तो ये एकदम पोलार रीजन आ जाएगा, बर्फ जहां पे सदा बर्फ रहती है, आर्कटिक एंटार्क्टिक रीजन जो होते हैं। सो नॉर्थ जोन तक आप चले जाओगे तो इसको क्या बोल देंगे, इस एरिया को फ्रिजिड जोन। सो असेंशियली लैटिट्यूड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, लैटिट्यूड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रॉड क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। अगर मैं बोलूं कि क्लाइमेट ऑफ अ रीजन कैसी होगी, किस तरीके का हीट जोन होगा, सो अर्थ का डिवीजन हीट जोन्स में क्वेश्चन आएगा। द डिवीजन ऑफ अर्थ ऑन हीट जोन्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, आंसर वुड बी लैटिट्यूड्स, ओके। और ये आपने कंसेप्चुअली समझ भी लिया, देन ऑल्सो इट इज फाइन, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि लैटिट्यूड्स का क्या यूटिलिटी है, एक और यूटिलिटी ये भी है कि वो अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, हीट जोन्स वाला फंडा क्लियर है। शैल आई मूव अहेड। अब एक और क्वेश्चन जो है मैपिंग का, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मल्टीपल टाइम्स, चाहे वो एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीएपीएफ हो, ये क्वेश्चन गाहे बगाहे आपके एग्जाम में आता है। दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की लाइंस किन किन कंट्रीज से जाती है। सो अगेन चाहता तो मैं इसको रटाने का एक निमोनिक दे देता कि राजा की छोकरी ने किया ऐसा वैसा, बट अगेन वो सब फालतू की नौटंकियों पे नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे मैपिंग में चीज को मैप से ही याद करना चाहिए। दिस इज अ लाइफ लेसन दैट यू मस्ट लर्न कि मैप में निमोनिक से अच्छा होता है उस मैप को बार बार देखें कंटिन्यूअसली, बिकॉज इट वुड हेल्प यू रिमेंबर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो कैसे करेंगे, इक्वेटर को अगर आप स्टडी कर रहे हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड को स्टडी कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट वाइज चलिए कि साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में किन 3 कंट्रीज से इक्वेटर जाता है, आंख बंद करिए, विजुअलाइज करिए। अच्छा ब्राजील से जा रहा है, अच्छा उससे ऊपर कोलंबिया के भी नीचे वाले हिस्से से जा रहा है, और इधर जो एक्वाडोर है उससे तो जा ही रहा है, नाम में इक्वेटर नजर आ रहा है। सो यहाँ इन कंट्रीज से जा रहा है, अफ्रीका की सबसे ज्यादा कंट्रीज से जा रहा है। ऐसा करने से क्या फायदा होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है वो यही पूछे किस कंट्री से जा रहा है, हो सकता है वो ये पूछ दे कि किस कॉन्टिनेंट की मैक्सिमम कंट्रीज से इक्वेटर पास होता है। तो ये सब चीजें आप तभी याद रख पाओगे rather than going for mnemonics. Try to visualize the map कि कहां पे, और इमेजेस इंसान को ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती हैं। So this would be my advice, rather than going for mnemonics in maps, try to look at the map and internalize it, ठीक है। देन अफ्रीका में हम देखते हैं काफी सारी कंट्रीज हैं। सो ये जो सबसे पहली ही कंट्री मिलेगी दैट वुड बी गेबॉन, देन वी वुड हैव कॉन्गो, देन वी वुड हैव डीआरसी, देन वी वुड हैव युगांडा, देन केनिया, एंड फाइनली सोमालिया के भी नीचे वाले पोर्शन से, केनिया और सोमालिया का जो नीचे वाला पोर्शन है वहां से जाता है। फिर एक आइलैंड जो बहुत फेमस है हनीमून के लिए, दैट आर मालदीव्स, मालदीव से भी जाता है, ठीक है। फाइनली जो आपका इंडोनेशिया है वहां से भी ये पास होता है। अब देखो अगर आपने सिर्फ यही रटा इंडोनेशिया से पास होता है तो आपका काम नहीं चलेगा। सो इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स है, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी। सो एग्जाम में सवाल आएगा कौन सा आइलैंड इंडोनेशिया का है जिससे इक्वेटर पास नहीं होता है। तो आपने अगर सिर्फ कंट्री ही याद की थी, अगेन यू वुड फेल। ऑल्सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द सीडीएस एग्जाम, ठीक है।
सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है मैप्स के थ्रू याद करना रेदर देन थ्रू वो जो एकदम नौसिखिया आपको रटाए जाते हैं ऑनलाइन क्लिक बेट के नाम पे कि ये कर लिया तो कभी नहीं भूलोगे इक्वेटर। मतलब वो जिसने बनाया होता है एक्चुअली उससे एक हफ्ते बाद आप पूछोगे तो उसे ही शायद याद ना रहे वो फुल फॉर्म, ठीक है। सो सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये वाला जो आइलैंड है दिस इज बोर्नियो एंड सुलावेसी। सो बोर्नियो आइलैंड इंडोनेशिया का इक्वेटर के नीचे आता है। क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम। तो अब होमवर्क क्या है, पहला आपको एटलस उठानी है, इक्वेटर को ट्रेस करना है पॉलिटिकल मैप पे भी और फिजिकल मैप पे भी, और देखना है कि अच्छा क्या क्या चीजें जा रही हैं, आसपास कौन सी सिटी है, इन कंट्रीज की कैपिटल लोकेट करनी है, क्या इनकी कैपिटल है। अब अगर आप एफकैट आके दोगे तो यहां से कैपिटल्स भी आपकी तैयार होंगी। सो दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन का आइडिया, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर, ये वाला फंडा क्लियर हो गया। कंट्रीज किन किन से सॉरी फाइनली यहाँ पे पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है किरबाती, इससे भी ये पास होते हैं। सो दीज आर द कंट्रीज जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ। ये देखो किन किन कंट्रीज से पास हो रहा है। सबसे पहले चिली, सैन डिएगो जिसकी कैपिटल है, चिली से पास होता है। देन आप देखोगे अर्जेंटीना का भी जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां से पास हो रहा है। देन पैराग्वे से, ब्राजील से। ओके, सो ये जो 4 कंट्रीज आपको मिली, आंख बंद करो, इमेजिन करो। अच्छा, चिली के ऊपर वाले हिस्से से पास हो रहा है, अच्छा पैराग्वे से भी पास हो रहा है, अच्छा अर्जेंटीना से भी पास हो रहा है और ब्राजील से भी पास होता है। आंख बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करो फोटो को, 4-5 बार करोगे याद होगा। रेदर देन गोइंग फॉर मेमोरी ट्रिक्स हियर, ट्राई टू विजुअलाइज द इमेज। कंट्रीज के शेप देखो, लोकेशन देखो, यू वुड बी एबल टू बॉर्डरिंग कहां पे है वो देखो। देन अफ्रीका में देखें तो घुसता नमीबिया से है, बोत्सवाना में घुसेगा, साउथ अफ्रीका में घुसेगा, लिसोथो से भी थोड़ा थोड़ा टच होता है, और देन लिसोथो से मतलब थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। सो नमीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक, ये वाला जो कंट्री है मोजाम्बिक। उसके बाद ये आइलैंड नेशन जो अफ्रीका का है दैट इज मेडागास्कर, मेडागास्कर से भी पास होगा एंड फाइनली ऑस्ट्रेलिया से भी पास होगा। ओके, सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ओके, सो कंट्रीज देख लें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की, आंख बंद करके नमीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका थी, फिर इधर गए मेडागास्कर आइलैंड और उधर गए तो फाइनली ऑस्ट्रेलिया से भी था। इसको माइंड में विजुअलाइज करो। फाइनली जो सबसे ज्यादा कंट्रीज से पास होता है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। नॉर्दर्न अमेरिका में जाओगे तो 2 ही कंट्रीज है, मैक्सिको एंड बहामा आइलैंड्स। सो इन 2 से पास होता है। अफ्रीका में काफी सारी कंट्रीज है, वेस्टर्न सहारा, मोर्टियाना, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, देन सऊदी अरेबिया और यूएई से पास होता है। फिर अपने इंडिया से, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया से पास होता है। इंडिया के बाद बांग्लादेश में जाता है, फिर म्यांमार से होता हुआ चाइना एंड देन इवेंचुअली ताइवान में भी घुसता हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किन किन कंट्रीज से पास होता है, दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर। अब जब आप फिजिकल मैप ही देखोगे तो आप काफी सारी चीजें ऑब्जर्व करोगे और ये आपके होमवर्क्स हैं। मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन। सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पे जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे देयर वुड बी अ रिवर, जो इस ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से स्टार्ट करते हैं। देयर वुड बी अ रिवर हियर, यहाँ पे एक रिवर होगी अफ्रीका में जो ट्रॉपिक इक्वेटर को ट्वाइस कट कर रही होगी। सो यू हैव टू टेल मी वो रिवर कौन सी है। सेम थिंग हियर, यहाँ पे एक रिवर होगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को ट्वाइस कट कर रही होगी, आपको बताना है वो कौन सी रिवर है। फाइनली इंडिया में एक रिवर होगी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट कर रही होगी, ये मुझे आपको कमेंट में बताना है। ये तीनों क्वेश्चंस होमवर्क है, जब इसको मैप में आप अच्छे से देखोगे देन यू वुड बी एबल टू आंसर दिस, ठीक है। ओके ग्रेट, सो शिवांगी ने आंसर दे दिया, शिवांगिनी ग्रेट, ठीक है बिल्कुल। सो होमवर्क क्वेश्चन है ये, आप लोगों का पता होना चाहिए सबको, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की किन किन जगहों से पास होता है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की किन किन जगहों से पास होता है। सबसे पहले इंडिया में एंटर करता है गुजरात से, फिर गुजरात के बाद ये मध्य प्रदेश को लगभग 2 भागों में सिमेट्रिकली डिवाइड करता हुआ जाता है। छत्तीसगढ़ के टॉप वाले पोर्शन से जाता है। तो किन 2 स्टेट्स को ये सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, सेकंड इज झारखंड। ये भी कल को एग्जामिनर के मन में आए तो वो पूछ देगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन 2 स्टेट्स को सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट इज योर मध्य प्रदेश, सेकंड इज योर झारखंड। देन वेस्ट बंगाल से भी पास होता है, देन त्रिपुरा एंड मिजोरम, त्रिपुरा एंड मिजोरम से भी, ठीक है। सो यहाँ की जो 2 एक्सट्रीमिटी स्टेट्स हैं त्रिपुरा एंड मिजोरम, और बीच में बांग्लादेश से, देन फिर फाइनली म्यांमार में। तो इंडिया की टोटल कितनी स्टेट से पास हो रहा है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया, इट इज पासिंग फ्रॉम
8 states, very very important. Which are the 8 states? झारखंड एंड मध्य प्रदेश को इक्वली दो हाफ्स में अप्रोक्सीमेटली डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है। गुजरात के मोस्टली नदर्न भाग से ये जा रहा है। सो दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कैसे ये डिवाइड कर रहा है, इसके ऊपर कौन सी स्टेट्स आ रही है, नीचे कौन सी स्टेट आ रही है। जस्ट हैव अ लुक एट द मैप ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। रिवर हमने देख ली, डिस्कस, काफी सारे स्टूडेंट ने, अलफिदा ने भी जवाब दिया है, बहुत अच्छे, काफी सारे साथी जवाब दे रहे हैं। दैट मीन्स ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग अटेंटिवली, सो दैट मीन्स अ लॉट, दैट मीन्स ऑल ऑफ यू आर वेरी सिंसियर, ग्रेट गाइस। अब आ जाता है, सो दैट इज अबाउट द लैटिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स देखिए कहां से वो पास होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, दैट इज योर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। एक एक करके लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं। सो लॉन्गिट्यूड्स सबसे पहले 180 डिग्री वाले को उठाते हैं। तो 180 डिग्री चाहे आप नॉर्थ बोलो चाहे वो साउथ बोलो, आएगा तो सेम ही। सो 180 डिग्री के लॉन्गिट्यूड की खासियत यह है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सो सारे लैटिट्यूड सीधे थे, सारे लॉन्गिट्यूड सीधे थे, सिवाय एक लॉन्गिट्यूड के जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड या इंटरनेशनल डेट लाइन या 180 डिग्री मेरिडियन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो पाया? सो इससे एक पहली चीज तो निकलती है, मतलब ये सारी ही लाइनें इमेजिनरी हैं, तभी तो इसको हमने टेढ़ा कर दिया, किसी को सीधा कर दिया। तो इसको टेढ़ा करने का लॉजिक क्या था? ये तीन चार बार चेंज हुआ इसमें। टेढ़ा क्यों करना पड़ा? जैसा नाम वैसा काम, इंटरनेशनल डेट लाइन। डेट लाइन क्यों बोलते हैं इसको? अगर आप इस लाइन को क्रॉस कर दो तो सेम लड़की के साथ या सेम लड़के के साथ आप 2 बार डेट पे जा सकते हो। सपोज पहली बार आप डेट पे गए, ठीक है, बड़ी मुश्किल से तैयार होके गए थे, सोचा आज तो कुछ हो ही जाएगा, आज मुझे जन्मों जन्म का साथी अपना मिलने वाला, गए। लेकिन क्या हो गया, पता चला है डेट थी 31st की, 31st को डेट पे जाना था, ठीक है। गए आप तैयार वैयार होके, अब कुछ आपने ऐसा आशीर्वचन बोल दिया जिससे वो एकदम खफा हो गई आपसे और रूठ के चले गई और फिर उसने आपको घोस्ट कर दिया सब जगह। तो भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब अपना भाई क्या करेगा? अपना चीता क्या करेगा? दिल छोटा कर देगा? नहीं, वो करेगा टाइम ट्रेवल। सो टाइम ट्रेवल अभी तक आपने पिक्चरों में, कैप्टन व्योम में ही देखा है, पर असली में भी टाइम ट्रेवल होता है। कैसे करेगा? वो डेट पे उसको बुलाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन पे। 31st के दिन डेट फेल हो गई, कोई बात नहीं, कल वो आप अपनी टेबल इंटरनेशनल डेट लाइन के दूसरी तरफ रख देगा और उससे बोलेगा डेट पे आ रही है। वो कहेगी नहीं, कल तुम्हारे साथ डेट पे गई थी, कोई नहीं। वो कहेगा अरे कहां, मैंने तो तुम्हें 31st पे बुलाया था, तुम्हारे यहां तो 30th ही है। तो एसेंशियली एक डेट को आप 2 बार जी सकते हो, बिकॉज इंटरनेशनल डेट लाइन को जब भी आप क्रॉस करते हो द डेट चेंजेस। सपोज 12 बज रहे हैं या सपोज दिन का 1 PM है, 1 PM का टाइम हो रहा है, ठीक है, दिन के 1 बज रहे हैं, भरी दोपहरी है। तो इस जगह पे जो इस लाइन के जस्ट एक कदम रखते ही इधर पे होगी, इस जगह पे होगी सपोज 30th तारीख की भरी दोपहरी और इस जगह पे होगी 31st तारीख की भरी दोपहरी, ठीक है। ओके, सो ये चीज क्लियर है। इंटरनेशनल डेट लाइन को टेढ़ा मेढ़ा किया गया है बिकॉज इंटरनेशनल डेट लाइन के एक तरफ एक टाइम जोन चलेगा और उस लाइन के, वो सॉरी डेट जोन चलेगा और उस लाइन के दूसरी तरफ दूसरा डेट जोन चलेगा। ओके, सो दिस मच फंडा इज क्लियर। इंटरनेशनल डेट लाइन का जो बेसिक चीज है वो चीज क्लियर हुई सबको। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस प्लीज लेट मी नो। इतने में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ओके, डेट लाइन है क्या, बेसिक फंडा ये क्लियर हुआ सबको पहले कि इसके दोनों तरफ अलग अलग डेट है। किस तरफ कौन सी डेट होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू गेट एन आइडिया दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सो सपोज यहां पे मंडे, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ट्यूसडे। ओके, ठीक है। अब ये टेढ़ी क्यों की गई? बिकॉज अगर ये सीधी जाती तो हो सकता है ये किसी लैंड मास को 2 भागों में डिवाइड कर देते। उससे क्या होता है, आप समझो एक ट्रेन चल रही है, इस एरिया में कोई ट्रेन गाड़ी जा रही है, तो ये बोल रहा है यार मैं तुम्हें 31st को मिलूंगा, तो बहुत ही मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा क्योंकि इस हिस्से के लिए अलग 31st है और इस हिस्से के लिए अलग है। तो टू अवॉइड कि किसी भी कंट्री के बीच से पास ना हो, किसी भी अच्छे लैंड मास के बीच से पास ना हो, इसको इस तरीके से मोड़ा गया था।
ओके, सो इंटरनेशनल डेट लाइन मुड़ी क्यों है ये भी समझिए, ताकि एक कंट्री में एक ही डेट रहे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर, आगे बढ़े। सो अब ये अगेन राम कथा है, नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन रीड कि कितनी बार चेंज हुई, क्या हुई, बेसिक हमने आइडिया देख लिया। इट इज नॉट स्ट्रेट। ये कौन सा रीजन है, अगर आप अगेन एटलस पे होमवर्क, सेकंड होमवर्क है आपको, इसको एटलस पे लोकेट करोगे तो देखोगे यहाँ पे आइलैंड्स दिखेंगे आपको, ये यूएस के कुछ कुछ आइलैंड्स दिखेंगे यहाँ पे। दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड एज एलुशियन आइलैंड्स। यहां पे आप देखोगे तो रशिया का आपको एक पेनिनसुला नजर आएगा, वेरी मच इन न्यूज दीज डेज, दैट इज कामा चाट का पेनिनसुला। ओके, सो यहां पे आप जाओगे तो आपको कुछ आइलैंड क्लस्टर्स दिखेंगे, मिलेनेशिया, पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया। ये पूरा जो ओशियन है, विच इज द ओशियन, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओशियन, ओशियनोग्राफी में बात करेंगे। पैसिफिक ओशियन, इसकी क्या खासियत है, यहां पे आप देखोगे जो आर्कटिक सर्कल्स के नीचे एलुशियन आइलैंड की तरफ जाने वाले यहां पे एक वाटर बॉडी होगी, उसका नाम देखना क्या है, ठीक है। ओके, सो दिस मच इज क्लियर। ठीक है, सो गो एंड लोकेट इट ऑल्सो ऑन योर एटलस। ठीक है, सो किस तरीके से टाइम के साथ चेंज हुई, कभी इट वाज लाइक दिस, देन उसमें दोबारा से कुछ चेंज हुआ, एक और फोल्ड उस पर ऐड किया गया, ऑल ऑफ दैट हैपेंड ओवर टाइम, ठीक है। किरबाती हमने देखा था जहां से इक्वेटर पास हो रहा था लास्ट टाइम, रिसेंट जो मोस्ट रिसेंट चेंज है वो 95 में किरबाती को इससे एडजस्ट करने के लिए किया गया था, ठीक है। किरबाती भी अगेन सो वाज अ कंट्री, आइलैंड कंट्री दैट वाज फॉलोइंग ऑन द इक्वेटर, ठीक है। दैट वाज द लेटेस्ट चेंज। ये सब आइलैंड्स है, गो एंड लोकेट ऑल दिस इन योर एटलस की। किरबाती जो जैसा हमने बोला था, दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको इस तरीके से घुमा के मतलब इतना जिगजैग मोशन में मूव किया गया, जस्ट टू एंश्योर कि किरबाती जो है आइलैंड उसमें एक ही टाइम रहे, ठीक है। सो दैट इज देयर, ये वेरियस आइलैंड्स हैं, गो एंड लोकेट देम इन योर एटलस। कहां पे क्या चीज है, माइक्रोनेशिया में कौन सी आइलैंड्स आ रहे हैं, कौन से आइलैंड्स का है, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। सो इंटरनेशनल डेट लाइन देख ली हमने 180 डिग्री पे। अब आ जाते हैं 0 डिग्री पे, ठीक है। सो 0 डिग्री को हमने क्या नाम दिया था, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच क्यों दिया था, क्योंकि यह है लंदन आपका, ये इंग्लैंड है, यहाँ पे यह लंदन, लंदन का एक शहर है ग्रीनविच, जहां से ये लाइन पास होती है। अगर आपने वो बिग बैन की तस्वीर देखी हो ना, ये वाला हरा वाला बिग बैन नहीं जो कार्टून नेटवर्क में आता था, बिग बैन एक घड़ी है जो लंदन के क्लॉक टावर पे आपको लगी हुई दिखेगी। असेंशियली वहां से जो ये टाइम कीपिंग डिवाइस है उसके बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया था, ठीक है। सो असेंशियली देखो, अब लैटिट्यूड की हमने इंपॉर्टेंस समझी थी। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या 0 डिग्री मेरिडियन है, इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। प्राइम क्यों, क्योंकि इससे ही स्टार्ट हो रही है। सो 0 डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। ओके, ठीक है। अभी दोबारा से आएगा ब्रह्मन इंटरनेशनल डेटलाइन एक बार, तब मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। पैरेलल्स का यही फंडा है एविएशन, जो लैटिट्यूड्स हैं दे आर कॉल्ड एज पैरेलल्स। ओके, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो 0 डिग्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइम मेरिडियन। ओके, सो फार सो गुड। सो ये लाइन जा रही है। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। लेट सपोज, लेट मी जस्ट थिंक। ओके, ऐसे देखते हैं, ये लॉन्गिट्यूड की लाइन थी, एंड लेट सपोज दिस इज 0 डिग्री, ठीक है। ये 0 डिग्री है जो आपके सामने, एंड दिस इज सन। तो ये अर्थ के जस्ट सामने अभी सन है, लेकिन हम क्या जानते हैं, अर्थ तो रोटेट भी करती है। अर्थ रोटेट करती है या नहीं करती है, बताओ, करती है। सो अभी ये सिचुएशन थी लाइक दिस वाज द सिचुएशन कि अर्थ है और ये वाली जो उंगली है ये यहां पे आ रही है, ठीक है। दिस इज 0 डिग्री वाली लाइन के पैरेलल वाली उंगली। अब क्या हुआ, अर्थ तो रोटेट करेगी ऐसे ऐसे, तो क्या अभी सूरज की रोशनी इस जगह पे पड़ रही थी, तो ये वाले एरिया में पूरा दिन होगा। सूरज की रोशनी जितने हिस्से पे पड़ेगी उतने हिस्से में दिन हो रहा होगा, तो इस हिस्से पे अभी दिन है। अब क्या, ये ऐसे गया, तो धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती गई, धीरे धीरे सूरज की रोशनी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, इवेंचुअली ये पोजीशन आ गई। तो क्या, अब तो सूरज की रोशनी एकदम ही खत्म हो गई, तो यहां पे क्या हो गई, एसेंशियली रात हो गई, ठीक है। ओके, सो ये चीज समझ आई कि अर्थ जब रोटेट कर रहा है
तो ये जो प्राइम मेरिडियन की पोजीशन है उससे हम किस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं? वी कैन, जैसे हमने लैटिट्यूड से हीट जोन कोरिलेट किए थे, लॉन्गिट्यूड की पोजीशन से हम क्या कोरिलेट कर सकते हैं? टाइम जोन। ओके, कैसे कर सकते हैं टाइम जोन कोरिलेट? आई होप वो चीज क्लियर है। बिल्कुल। हाउ अर्थ, अब दूसरा सवाल आता है, ठीक है सर ये तो हम रोटेट कर सकते हैं, ये विजुअलाइज कर पा रहे हो कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? ये चीज है, दिस इज 0 डिग्री। ये सपोज, या मैं और कुछ चीज लेता हूं आपको दिखाने के लिए ताकि और क्लियर हो। ओके, सो ये चीज है सपोज, ठीक है, ये वाली साइड है जो सूरज के सामने है अभी, दिस इज 0 डिग्री की लाइन। ये वाली जो है दिस इज 0 डिग्री की लाइन एंड दिस इज अवर सन। तो यहां ये रोशनी ऐसे पड़ रही है, अब क्या होगा, ये रोटेट कर रही है ऐसे 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 ऐसे। अब ये पोजीशन आ गई, ये वाली साइड जो थी वो एकदम इधर चले गई, तो क्या हो गया, इस साइड पे रात हो गई, तो ये जो 0 डिग्री की पोजीशन है नाउ इट इज नाइट पोजीशन, ठीक है, ये एकदम नाइट पे पहुंच गई। तो अर्थ जब ऐसे से ऐसे हुई, ये वाली जगह पे नाइट हो गई, और ये किस चीज के साथ कोरिलेट हो रहा है? इट इज डायरेक्टली बीइंग कोरिलेटेड विद द लॉन्गिट्यूड। सो आई होप दिस मच नाउ इज क्लियर। ओके, सो अब देखते हैं और समझते हैं इस चीज को। अर्थ को, ये मैं इतने डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि एक बार कॉन्सेप्ट बैठ जाए तो फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो रोज रोज रटना पड़ता है। अर्थ पूरा एक दिन के अंदर कितने डिग्री घूमती है? 24 घंटे के अंदर अगर हम माने तो अर्थ कितने डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री उसे घूमना पड़ता है, यानी हर एक लॉन्गिट्यूड पे होते होते जीरो से अगर वो वापस जीरो पे आना चाहे तो उसे 24 घंटे लग जाते हैं। सो असेंशियली मैं बोलूं तो उसको 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट अपॉन 360, तो 4 मिनट्स। तो इसको 1 डिग्री घूमने में, हमारी पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट्स। यानी सपोज अभी मैं बोलूं कि ये जो 0 डिग्री वाला पार्ट है, 0 डिग्री वाला पार्ट सूरज के जस्ट सामने है, अब मैं बोलूं 1 डिग्री वाला पार्ट अगर सूरज के जस्ट सामने आ जाए तो अर्थ को इस पोजीशन से इस पोजीशन जाने में कितना टाइम लगेगा? 0 डिग्री से 1 डिग्री पे जाने में कितना टाइम लगेगा? इट वुड बी 4 मिनट्स। ओके, सो एक और कॉन्सेप्ट यहां पे अब निकल के आता है, अर्थ को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, लेकिन अर्थ घूमती किस दिशा से किस दिशा में? अर्थ रोटेट्स फ्रॉम, बिल्कुल सही जवाब, इट रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए हमें सूरज ईस्ट से उगता हुआ दिखता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये जो बोलते हैं ये सिर्फ अर्थ के लिए ट्रू है, देयर आर अदर प्लैनेट जिसके लिए ये बात फॉल्स है। अब मुझे कमेंट करके बताना विच आर द 2 प्लैनेट्स जिनका रोटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। देयर आर 2 प्लैनेट्स दैट रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर उस प्लैनेट में अगर आप अपना घर बसा लेते हो, अगेन वन इज वीनस, तो अगर आप वीनस में अपना घर बसा लेते हो तो आपके लिए सूरज पश्चिम दिशा से उठेगा। तो कोई बोलता है सूरज तो हमेशा ईस्ट से उठेगा, कह रहे बेटा तू वीनस में जाके रहे, तुझे पता लग जाएगा सूरज कभी पश्चिम से भी उगता है, ठीक है। सो सिंस वी आर लिविंग ऑन अर्थ एंड अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सन इज राइजिंग फ्रॉम ईस्ट। एसेंशियली इट इज अर्थ विच इज रोटेटिंग। ओके, कमेंट में बताना दूसरा प्लैनेट कौन सा है जिसका रोटेशन अपोजिट है। ओके, सो अर्थ जब क्या हो रहा है, suppose this is the western side, this is the western side and this is the eastern side. So earth is rotating from west to east. वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी अभी इस हिस्से पे थी, अब क्या हुआ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आई तो सूरज की रोशनी अब इस हिस्से पे आ गई, देन अर्थ रोटेट हुई, अब इस हिस्से पे आ गई। तो अगर सपोज यहां सुबह के, अभी सपोज सुबह के 8 बज रहे थे, ठीक है, इस जगह पे अर्थ अब ये ऐसे रोटेट हुआ, अब तो सूरज यहां आ गया, तो इस जगह पे एसेंशियली टाइम बढ़ गया होगा, सुबह के 8 बज रहे थे तो हो सकता है अब यहां सुबह के 10 बज गए। अब सपोज ये वाला हिस्सा यहां पे आया, तो अब सपोज यहां पे सेम सूरज की रोशनी पड़ी, हो सकता है यहां टाइम अब और ज्यादा बढ़ गया हो, तो 10 से सपोज यहां दिन के 2 बज गए, बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसीलिए जो ईस्टर्न साइड पे चीजें होंगी जीएमटी के, जीएमटी को हमने 0 मान लिया, दिस इज जीएमटी। अब जीएमटी तो घूम गया, मतलब जीएमटी में जब सुबह के 8 बज रहे थे इन जगहों पर रात हो रही होगी, और ये जब जीएमटी इधर आ गया तो जीएमटी में अब दिन हो गया होगा। सो जब भी जीएमटी से आप ईस्ट में जाओगे, ग्रीनविच मीन टाइम से जब भी आप
ईस्टर्न साइड को जाओगे, ये जो जीएमटी है, इससे जब भी आप उत्तरी ईस्टर्न दिशा में जाओगे, पूर्वी दिशा में जाओगे, तो टाइम ऐड होगा। यानी अगर यहाँ पे सपोज सुबह 8 AM था, तो अगर आप थोड़े इधर को जाओगे, यानी इस मैप में ही अगर आप सपोज लंदन में हो, यहाँ पे सुबह के 8 AM हो रहा है, तो अगर आप यहां जाओगे सपोज फ्रांस में या सपोज यहाँ जर्मनी में, तो हो सकता है यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे हो। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न साइड पे है, तो ईस्टर्न साइड पे है तो ऑलरेडी वहां पे सूरज उग चुका है पहले। अर्थ तो अब घूम के ऐसी जगह पोजीशन पे है कि आप जीएमटी पे सूरज है, इस जगह पे ऑलरेडी सूरज उग चुका है। सो जो इस जगह का लोकल टाइम होगा, दिस लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस वुड बी 10 AM, अगर जीएमटी में 8 AM है तो। ठीक है, सो दिस थिंग इज क्लियर। ये वाला फंडा क्लियर है सबको? इसीलिए एसेंशियली टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कॉन्सेप्ट समझ आया तो ठीक, वरना तो रटो आगे बढ़ो। जीएमटी से जब भी आप ईस्ट में मूव करोगे, यू वुड हैव टू ऐड टाइम। सपोज जीएमटी इज 0 डिग्री, तो अगर आप 1 डिग्री ईस्ट जाओ तो यहां पे कितना टाइम होगा? अगर मैं बोलूं जीएमटी में 8 AM है, और अगर आप 1 डिग्री ईस्ट चले गए, तो अर्थ को 1 डिग्री ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो एसेंशियली 1 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा उस समय? 8 AM 4 मिनट्स, सो 8-4 होगा। अगर मैं बोलूं 2 डिग्री ईस्ट पे चले जाओ, तो कितना टाइम होगा वहां? 8 डिग्री 8 सुबह के 8:08 AM। सेम मैं बोलूं, अब आप चले जाओ 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, तो यहां कितना टाइम होगा मुझे बताओ। ठीक है, अगर जीएमटी में 8 AM है तो 82.5 डिग्री ईस्ट में कितना होगा? सिंपल है, 82 इंटू 4, 4 2 8, 8 4 32, 328 हाफ इंटू 4, सो दैट इज 2, सो दैट इज एसेंशियली 330 मिनट्स ज्यादा। सो 60 से डिवाइड करें तो 5.5, सो एसेंशियली 82.5 डिग्री ईस्ट में कितना होगा? 5 hour and 30 minutes ahead of 8 AM। ठीक है, सो 8 में इसको ऐड कर देंगे तो 1:30 PM आ जाएगा। सो 1:30 PM होगा। तो एसेंशियली अगर जब लंदन में 8 AM का टाइम है, तो इंडिया में कितना टाइम होगा? दिन के 1:30 बज रहे होंगे, 1:30 PM होगा दोपहर का। सो दिस इज द फंडा बाय विच टाइम इज कैलकुलेटेड, और टाइम को जब हम अरेंज करते हैं या सॉर्ट करते हैं, दिस इज द वे वी डू दिस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इज दिस मच कंसेप्ट क्लियर? लैटिट्यूड का बेसिक फंडा क्या है, हाउ आर दे रिलेटेड, व्हाट इज देयर मैपिंग पोजीशन, ये चीज क्लियर हो गई। मूवमेंट देख लिया। सेम चीज अगर आपको वेस्टर्न डायरेक्शन में जाना है तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, सो यू वुड सबट्रैक्ट। तो अगर सपोज 0 डिग्री पे 8 AM टाइम है, तो मैं बोलूं 1 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा? तो इट वुड बी 7:56 AM। अगर मैं और बोलूं 2 डिग्री पे जाओगे तो इट वुड बी 7:52 AM, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू वुड गो बैक, बिकॉज वहां पे अभी तक सूरज नहीं आया है। द आइडिया भी वहां अभी सूरज अभी तक नहीं उग पाया है। ठीक है, बिल्कुल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, टाइम वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? बिल्कुल, एविएशन ने सही जवाब दिया, शिवांगी ने सही जवाब दिया, कीर्ति, सौरभ ठाकुर, ग्रेट। सो दैट मीन्स ऑल ऑफ यू आर सिंसियरली स्टडिंग। मनीष ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही, सारे साथी सही जवाब दे रहे हैं। अब मैं उनसे भी जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, अर्ज करूंगा कि सेशन को लाइव अटेंड करें, बिकॉज लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स भी आंसर करवा पाएंगे। ओके, एक और चीज निकल के आती है, देखो जो कंट्रीज सेम, एक मैं काफी क्वेश्चन पूछता हूं सबसे पहले। अगर मैं बोलूं लंदन में द टाइम इज 8 AM, सो आप मुझे बताओ अबूजा में क्या टाइम होगा? अबूजा में क्या टाइम होगा? इसमें क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है, आई वुड लीव इट फॉर यू टू आंसर इट इन द कमेंट्स। इफ द टाइम इन लंदन इज 8 AM, व्हाट वुड बी द टाइम एट अबूजा? तो इसमें 2-3 चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए अबूजा है कहां। ऑल्सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग, इज इट इज अ क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। यूपीएससी का ही सवाल है, ठीक है।
सो अब देखो, ये जो भी कंट्रीज इस सेम लाइन पे पढ़ रही होंगी, क्या उन सभी जो उसी लाइन पे कंट्रीज पढ़ रही हैं, क्या उन सभी का टाइम सेम होगा या अलग अलग होगा? अंडरस्टैंड दिस, अगर इस पे कोई कंट्री यहां पे लोकेटेड हो या यहां पे लोकेटेड हो, सूरज तो उस पे सेम ही टाइम पे पड़ रहा होगा ना। ये हो सकता है कि यहां पे डायरेक्ट पड़ेगा, यहां पे टेढ़ा पड़ेगा, पर पड़ेगा तो सेम टाइम पे। सो असेंशियली जो जो कंट्रीज सेम मेरिडियन पे लाई करती हैं, यानी सपोज दिस इज अ मेरिडियन, जो कंट्रीज सेम मेरिडियन पे लाई करती हैं उनका जो टाइम होता है दैट इज सेम। ओके। सो ये भी यहां से निकलता है कि जो जो कंट्रीज प्राइम मेरिडियन पे होंगी, चाहे यहां पे यूके हो, चाहे यहां पे अल्जीरिया हो, चाहे यहां पे लिबिया हो, ये सारी कंट्रीज वुड बी हैविंग द सेम लोकल टाइम। ओके, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मनीष ने सही आंसर दिया है, बहुतों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सेम लॉन्गिट्यूड, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो कमेंट में और भी बच्चे बताना इसका। ये हो गया टाइम जोन की। अब डेट लाइन की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन में एसेंशियली क्या चीज है? सपोज दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, ये अर्थ है एक तरीके से। लेट सपोज दिस इज द अर्थ, यहां पे हमारा ये यूएसए का अलास्का वाला पार्ट है, एंड हियर वी हैव रशिया का पार्ट, ठीक है। अर्थ जो होगी वो इस तरीके से रोटेट होती हुई आ रही है, ये रोटेट होती हुई आ रही है, ये यूएस के ऊपर है अभी। अब ये यहां से गई ऐसे ऐसे ऐसे, अब ये पहुंच गई है रशिया वाली साइड, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, यानी ये रशिया वाली साइड से यूएस वाली साइड को आ रही है ऐसे करते हुए। अभी यहाँ पे टाइम था सपोज 12 AM एक पर्टिकुलर तारीख का। अब जैसे ये इस इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करेगा, यानी जैसे ही आप यूएसए वाली साइड से रशिया वाली साइड पे जाओगे इंटरनेशनल डेट लाइन के, तो एक दिन बढ़ जाएगा। सपोज यहां पे इट इज मंडे, तो जैसे ही आप इस लाइन को क्रॉस करोगे इट वुड बी ट्यूसडे हियर रशिया वाली साइड पर, ठीक है। सपोज इट इज 8 AM इन यूएसए, यहां पे क्या होगा 8 AM ऑफ ट्यूसडे, तो ठीक है। तो सपोज आप 31 दिसंबर को न्यू ईयर सेलिब्रेट किया आपने यूएसए में, इस इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ आपने 31, या उल्टा समझते हैं 31 दिसंबर आपने रशिया में सेलिब्रेट किया बड़ी धूमधाम से, ठीक है, मजा आ गया आपको। लेकिन आप चाहते हो यार दोबारा से एक बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को मिले, तो क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही यहाँ पे जब 11:59 होने वाला था, तो 31 दिसंबर का था 11:59। अब आप क्या न्यू ईयर की पार्टी मनाई पूरी, आप क्या किया चुपचाप दूसरी साइड आ गए लाइन के, अगले दिन फिर से न्यू ईयर ईव सेलिब्रेट करी यहाँ पे पूरी। ओके, एसेंशियली दिस इज द फंडा। अगर यहाँ पे 31 है तो यहाँ पे अभी 30th होगी यूएसए की साइड पे। ओके, इस चीज को इंटरनेशनल डेट लाइन का ऐसे फंडा होता है, कंसेप्चुअली समझोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ओके, दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट किसी को? इफ देर इज एनी डाउट इन दिस प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। ओके, ठीक है। ये देख लिया क्या है, ये डे लूज, ये वाली चीज देख ली, लियो और who else is Lakshya, can you just clear again Lakshya and Leo, what is the issue? Okay, now let's move to other important timelines जो है हमारी। वन इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और IST जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एसेंशियली ये वो लॉन्गिट्यूड की लाइन है जो इंडिया ने स्टैंडर्डाइज मानी है अपने लिए, और इसी के बेसिस पे इंडिया का टाइम डिफाइन किया जाता है। जैसा हमने बोला था 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो ये कितना आगे हो जाएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे वो 1 डिग्री 4 मिनट से, तो इट वुड बी +5:30 GMT, यानी 5 घंटे 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम होगा, ठीक है। कहां से पास होता है? ये प्रयागराज के पास नैनी करके एक जगह है, वहां से पास होता है, ठीक है। नैनी नियर प्रयागराज इज अ प्लेस, वहां से पास होता है, ठीक है। ओके, मिर्जापुर, हाँ वो डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर के पास है, ठीक है। दैट इज इंटरनेशनल
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इंडिया की किन किन स्टेट से पास होता है? सो यूपी से पास होता है, मध्य प्रदेश से पास होता है, छत्तीसगढ़ से पास होता है, ओडिशा से पास होता है, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि किन किन स्टेट से पास होता है। सो मेंटली इमेजिन करेंगे तो यूपी से, एमपी से, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ से, एंड फाइनली आंध्र प्रदेश और ओडिशा से। आंध्रा उड़ीसा के नीचे वाले ओडिशा के नीचे वाले पार्ट से, आंध्रा के ऊपर वाले पार्ट से, छत्तीसगढ़ को एक तरीके से बीच से ही जाता है, एंड देन एमपी का एकदम जो एक्सट्रीम लेफ्ट टर्न साइड है सीतापुर के पास वाला उस एरिया से, एंड यूपी का भी जो ये ईस्टर्न यूपी वाला इलाहाबाद के आसपास का रीजन है वहां से। तो दीज आर द स्टेट्स जिससे पास होता है, 5 स्टेट्स जिससे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास होता है। अब मुझे कमेंट करके बताना कौन सी स्टेट है जहां पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मीट करता है। टेल मी इन द कमेंट्स अगेन होमवर्क दैट विच आर द 2 स्टेट्स जहां पे ये मीट करते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। एक और फंडा है डे लाइट सेविंग का। इसमें एसेंशियली क्या होता है, जो लोकल टाइम्स होते हैं उन प्लेस का वो आगे पीछे कर दिया जाता है। बिकॉज ऑफ द विंटर्स में क्या होता है, क्योंकि सनराइज की वजह से बिजली बचाने के लिए जो एक चीज यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज डे लाइट सेविंग। यूरोप में काफी कॉमन था। इंडिया में एक डिमांड है ईस्टर्न इंडिया पे, ईस्टर्न इंडिया में काफी डिमांड थी चाय बागान टाइम जोन से, बिकॉज दे वांटेड कि उनकी घड़ी को आगे कर दिया जाए। क्यों? जैसा हमने देखा ईस्ट में आप जैसे जैसे जाओगे टाइम पहले ही सूरज उग चुका होता है। सो इंडिया का अगर आप एक्सटेंट देखोगे, इफ यू वुड लुक एट द एक्सटेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी और वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी है इनके बीच में काफी ज्यादा गैप है। सो एसेंशियली 2 घंटे का अंतर तो यहीं पे आ जाएगा लोकल टाइम में। तो ईस्टर्न वाले कहते थे कि यार हमारे यहाँ तो सूरज पहले ही उग जाता है, तो आप लोग ऑफिस का टाइम रखते हो 9 AM। बट जब आपके इस पॉइंट पे 9 AM हो रहा है, कई बार हमारे यहाँ पे ऑलरेडी अगर हम अपना लोकल टाइम निकालें अगर कभी, तो वो 11 AM होगा। तो जब आपके यहाँ 5 PM पे ऑफिस की छुट्टी हो जाती है तब तो सूरज रहता है, बट हमारे यहाँ तो जब आपके यहाँ 5 PM हो रहा होगा 7 PM का टाइम हो गया होगा, तो हमारे यहाँ तो सूरज पहले ही ढल चुका होगा। तो हमें इतनी देर रात को और बिजली एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ती है। तो क्यों ना आप हमें साल के कुछ टाइम पे अपनी घड़ी को रिवाइंड करने दो, ताकि हम अपनी घड़ी को पीछे कर लें और ये जो बिजली की सेविंग हो सके। सो दैट इज कॉल्ड एज डे लाइट सेविंग का फंडा। इसको इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि किससे एसोसिएटेड है और इंडिया की डिमांड क्या थी। ओके, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया में चाय बागान टाइम जोन की डिमांड है। अनदर इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर दोज ऑफ यू एंड अपील टू यू, अगर आप लोग आज का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आई नो, देन कल की में तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। सो आप में से जो भी बच्चे एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अ कंप्लीट फुल लेंथ कोर्स जैसे तिरंगा इज फॉर योर रिटर्न एग्जाम, एसएसबी के लिए जो है वो है कल की मुजाहिद एसएसबी। सो यू कैन अटेंड द क्लासेस। यूट्यूब पे इनकी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अपलोडेड है काफी सारी क्लासेस की, और ये क्लासेस लाइव मैं टेलीग्राम पे लेता हूँ रोज सुबह 8 AM पे। सो यू कैन कम एंड अटेंड दीज क्लासेस। कंप्लीट पैकेज एसएसबी का, यू डोंट हैव टू गो here and there for these classes, so do attend them। ठीक है, हाँ। सो जो अभी तक मार्केट में अभी तक की क्लास में कितना मजा आया पहले कमेंट करके बताओ जरा। ब्रेक लेते हैं, काफी लंबी क्लास हो गई है, ब्रेक लेके बताते हैं जरा। एक बार बताओ अभी क्लास में मजा आया या नहीं आया? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो सारे बच्चे शेयर कर दो, बिकॉज अगर आप एस्पिरेंट हो तो अब आपकी नजर यही होनी चाहिए। ठीक है, डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। अगर माता पिता का पैसा, अपना पैसा खर्च करना ही है, अगर किसी पे ज्यादा पैसा है तो प्लीज मुझे बताना, मैं आपको एक बढ़िया रास्ता बताऊंगा पैसा वो कहां लगाना है। ठीक है, डोंट वेस्ट योर मनी इन पेड क्रैश कोर्सेज ऑफ कोचिंग्स। उनमें इश्यूज क्या क्या है? एक तो देखो पेड क्रैश कोर्सेज में क्या करवा रहे हैं, एक तो जो बता रहा है उसकी कोई पता नहीं कि कौन बता रहा है, ठीक है, उसकी क्या क्रेडेंशियल्स हैं। दूसरी चीज क्या, वो पे लेके पैसा लेके बस संतुष्ट है, दे हैव नो अकाउंटेबिलिटी। आपने पैसा दे दिया, व्हाट दे आर यूजिंग इज योर फियर। वो आपको बोलेंगे बस 1 महीना रह गया है, लेकिन फिर भी एग्जाम आपका हम निकलवा देंगे, बस हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। जो पैसे की भूख है ना पेड क्रैश कोर्सेज की, इसके मोहजाल में नहीं फंसना है। उससे सुंदर, उससे बढ़िया, उससे ज्यादा टिकाऊ वर्दीशाला आपके लिए काम कर रहा है। सो नजरों को सही दिशाओं में रखोगे तो आपकी जिंदगी की दशा बदल जाएगी। ठीक है, नजरों की दिशा सही रखो, दशा जिंदगी की बदल जाएगी। अवॉइड समथिंग एंड अडॉप्ट समथिंग। ठीक है, सो किसको अवॉइड करना है समझ ही गए हो गया, और किसको एक्सेप्ट करना है सबको समझ हो गया। तो अपने दोस्तों को भी बताना जो मिसगाइड हो गए हैं,
दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस, ठीक है। सो रोटेशन की बात करने ओके आज क्योंकि पहली क्लास इट वुड बी वेरी लॉन्ग अदरवाइज, सो आज मैं रोटेशन नहीं कराता हूँ। रोटेशन आई वुड टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास, अदरवाइज आप लोग फिर डर जाओगे कि सर आप हर दिन इतनी लंबी क्लास लोगे क्या। सो रोटेशन मैं नहीं लेता आज के लिए, रोटेशन को छोड़ता हूं। कल आई वुड बी टेकिंग रोटेशन। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तब तक। लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस अगेन, दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार फटाफट से। वुड रिक्वेस्ट समबडी फ्रॉम द टीम टू प्लीज पोस्ट द पोल एक बार वो पोस्ट कर दें क्वेश्चन का, ताकि एवरी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से तैयार हो जाओ। देखते हैं कौन साथी सही जवाब दे पाता है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को लेके, आपको बताना है आंसर इसका, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, लैटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंसेज ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। बहुत ही लुप्पा सवाल है, एनडीए का सवाल है, मतलब इससे लुप्पा सवाल, लुप्पे होते हैं ना, लुप्पे, वो अंडर आर्म जो बॉलिंग करी जाती है लुप्पा, वैसा लुप्पा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लुप्पा क्वेश्चन पे तो छक्का ही मारना है, ठीक है, बोल्ड नहीं हो जाना। हमने देखा था लेटी हुई लाइन कहां से थी, इक्वेटर से लेटी हुई थी। प्राइम मेरिडियन कौन सा था, प्राइम मेरिडियन तो बेटा वो 0 डिग्री था। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ये तो गलत हो गया। लॉन्गिट्यूड थी वो प्राइम मेरिडियन से लाइन, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब यहीं पे काफी बच्चे जो शाणपत्ती करेंगे वो गलत कर जाएंगे, जो एग्जामिनर को उल्लू समझने लगते हैं वो यही जल्दबाजी में गलती से मिस्टेक कर देंगे। क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट, ठीक है। काफी सारे साथियों ने, हमारे गुल्लू जो हमारे हैं, उन्होंने गलती कर दी, गुल्लू, मिस्टर गुल्लू ने, इनकरेक्ट। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है, समझे बेटा। तो डी वाले जितने हैं, माधवी, डी फॉर डैड, डैड के पास जाना कि डैड आज हमने गलती करी, आगे से नहीं करेंगे। लक्ष्य, सौरभ ठाकुर, माधवी, विजेंदर, कीर्ति, मनीष, ज्ञानेश्वरी, मिंटू, ओके, ठीक है, बिल्कुल लॉल हो गया सबके साथ। तो इसीलिए शीघ्र पतन से हमेशा इंसान को बचना चाहिए बेटा। शीघ्र पतन बहुत बड़ी समस्या है। ये जो जल्दीबाजी में गलती हो जाती है ना, जल्दीबाजी, 2 सेकंड के आंसर, चुटकी बजाऊंगा आंसर, वो शीघ्र पतन के शिकार लोग हैं, और शीघ्र पतन बहुत बड़ी समस्या है आज के समय, ठीक है। तो शीघ्र पतन से बचना चाहिए। यू शुड बी फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए क्वेश्चन डाला था, ठीक है, ठीक है बेटा। शीघ्र पतन से इसलिए बचा रहा हूं, अभी से सिखा रहा हूं। ये इस तरीके के काफी सारे ट्रैप्स जो एग्जामिनर सेट करता है ना, ये सब मैंने डार्क आर्ट में पढ़ाए हुए हैं। तो टेलीग्राम पे एक डार्क आर्ट करके सीरीज होगी, जिसमें मैंने वेरियस हैक्स बताए हैं एग्जाम में, जो आप यूज कर सकते हो। तो ताकि आपका अगर नॉलेज बेस कम भी है तो इन हैक्स को लगा के थोड़ा स्कोर एग्जाम में बूस्ट अप कर लो। नेक्स्ट है डे लाइट सेविंग टाइम, जो अभी डिस्कस किया था। अगेन ये वाला क्वेश्चन डिफेंस एग्जाम का नहीं है, एक्चुअली ये सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया था, बट स्टिल मेरे को लगा कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड है तो इसको दे देना चाहिए। सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस वन क्विकली गाइस। डे लाइट सेविंग टाइम को लेके सवाल, लेट्स सी कितने साथी इस सवाल का आंसर सही सही हमें दे पाते हैं। डे लाइट सेविंग टाइम, वुडंट वेस्ट मच टाइम नाउ, क्विकली। डे लाइट सेविंग टाइम अभी डिस्कस किया था ना हमने, जस्ट डिस्कस्ड इट अ फ्यू सेकेंड्स अगो। So to increase the is a practice advancing clock during summer one by daylight saving time practice many temperate countries में होती है। To increase the average working hours of the employee to conserve energy by utilizing the daylight and reducing evening use of incandescent light to compensate variation in day length experienced from season to season. So answer is all of the above, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, all of the above are correct। एनर्जी बचाने के लिए जो डे लेंथ में चेंज हो जाता है सीजन टू सीजन, उसको ओवरकम करने के लिए, बिकॉज फिर उसमें जो सन की ड्यूरेशन है वो कम हो जाती है, स्पेशली इन द टेम्परेट एरिया। और क्योंकि इंप्लॉय ज्यादा देर काम करेगा, इसीलिए क्योंकि वो सुबह फिर जल्दी आएगा तो उसको ज्यादा घंटे मिलेंगे। सो दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ओके। टाइम जोन्स को लेके सवाल है। हाँ, यहां से मैं एक और रिलेटेड, मुझे वो कंट्री बताओ। सो मैंने बताया था आपको, हर एक कंट्री से जो एक वो अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन डिफाइन कर देता है। एवरी कंट्री डिफाइंस इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन,
और फिर उस कंट्री का, सारी कंट्री का जो टाइम है वो उसी स्टैंडर्ड मेरिडियन पर डिफाइन होता है, जैसे हमने 82.5 कर दिया। अब सपोज नेपाल और श्रीलंका ने भी सेम ही टाइम जोन एक्सेप्ट कर लिया है, तो उनके यहाँ भी सेम टाइम जोन चलेगा, ठीक है, बिकॉज वो सेम मेरिडियन को फॉलो कर रहे हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, आप मुझे बताना है किस कंट्री में मैक्सिमम टाइम जोन है, किस कंट्री हैज द मैक्सिमम टाइम जोन। सो इंडिया ने अपनी पूरी टेरिटरी के लिए एक टाइम जोन माना, बट ऐसा हर कंट्री के लिए नहीं है। सपोज यूएसए है, तो वो तो काफी चौड़ा है, तो यूएसए ने सपोज 3-4 पार्टों में अपनी कंट्री को डिवाइड कर लिया। एक पार्ट उसका ये हो गया, सपोज यूएसए ने बोला कि यार हमारी कंट्री तो बहुत बड़ी है, तो एक टाइम जोन मैंने ये मान लिया, इतने में एक टाइम जोन चलेगा, फिर दूसरे में उसने ये मान लिया, तीसरे में ये मान लिया, और चौथा ये मान लिया। तो आपको बताना है किस कंट्री में सबसे ज्यादा टाइम जोन है, मुझे कमेंट करके बताना, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। विच कंट्री हैज द मैक्सिमम टाइम जोन। कल इसका आंसर मैं डिस्कस करूंगा टाइम जोन वाले का। इससे बताना है एवरी कंट्री कैलकुलेट्स इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन एज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रीनविच। एवरी कंट्री हैज ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 आवर्स अहेड ऑफ द जीएमटी, ठीक है। आपको बताना है करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस इज करेक्ट। एवरी कंट्री हैज ओनली, तो अगेन डार्क आर्ट देखिए तो दिमाग का एंटीना खड़ा होना चाहिए, किसी और चीज को खड़ा नहीं होना है, दिमाग का एंटीना। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hours 30 minutes ahead of GMT. This is correct. So essentially A and C both are correct. D is going to be the correct answer for this. ठीक है। हाँ, ये भी अगेन लास्ट क्वेश्चन, अगेन यूपीएससी क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द सीएपीएफ एग्जाम। इंटरनेशनल डेडलाइन स्टेट होती तो कौन सा आइलैंड है जो 2 डेट प्रॉब्लम सफर करता, ठीक है। अगेन अगर आपने आज का डिस्कशन देखा था जो हमने किया था, यू वुड बी नोइंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। ग्रेट, सारे साथियों का सही जवाब है, बिल्कुल सही, ग्रेट। हैप्पी टू सी दैट ऑल ऑफ द अबव एवरीबडी इज आंसरिंग द करेक्ट आंसर, ग्रेट। हमने देखा था ना सारे आइलैंड इसी तरफ है बेटा। किरबाती तो लेटेस्ट है, किरबाती मैंने आपको बताया था, इट वाज द लेटेस्ट। मैंने बताया था ना सारे आइलैंड्स उसी एरिया में, इसीलिए मैंने वो बताया था कि एलुशियन आइलैंड थे, इसलिए इसको शुरू में टिल्ट किया गया, ठीक है। सो ऑल द आइलैंड्स, एलुशियन आइलैंड्स, किरबाती आइलैंड, किरबाती तो लेटेस्ट था जिसकी वजह से 1995 में लास्ट टाइम इंटरनेशनल डेट लाइन को शिफ्ट किया गया। एलुशियन में पहले किया गया था, रैंगल में भी पहले किया गया था। सो डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ओके, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज लेट मी नो, ओके, ठीक है। सो लास्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड, ओके, ठीक है। ये रोटेशन रिवॉल्यूशन का बाद में करेंगे, ये वाला कर लो, इजी क्वेश्चन पहले कर लो। रोटेशन रिवॉल्यूशन कल को थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब उसको डिस्कस करेंगे, बट इसको पहले आंसर कर दो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी कितने महारथी इसका सही जवाब दे पाते हैं, कितने हमारे महारथी इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं। अभी अभी डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट, इसमें तो कोई गलत नहीं करनी चाहिए, किसी से गलती ना हो। और अगर मजा आ रहा है, सेशन में मजा आ रहा है, चाहते हो ये सीरीज कंटिन्यू रहे, आज आपने इसका आगाज देख लिया, आज आपने तिरंगा का दोस्तों आगाज देख लिया है। अगर आप चाहते हो ये आगाज इसके अंजाम तक पहुंचे, ये श्रृंखला अपने अंजाम तक पहुंचे और आपको आपकी वर्दी तक ले जाए, तो मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मार रहा। आई जस्ट आस्क यू टू डू वन थिंग, फर्स्ट शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन। हर एक एस्पिरेंट जो पेड कोर्सेज, रैंडम वीडियोस, डर के चक्कर, डर के माहौल में खो चुका है, उसको बताएं कि अभी भी हम पे मौका है, सिंसियरली पढ़ेंगे जो सर बता रहे हैं और एग्जाम को क्रैक करेंगे। दूसरा, एक बार सेलेक्ट हो जाओ तब तुम्हें मुझे पैसे देने। पैसे कैसे देने? कैश नहीं देना, राष्ट्र को मेरे पैसे देने। कैसे देने? पैशन के साथ सर्व करना है राष्ट्र को, हम्बल रहना है, कॉलर खड़े नहीं कर लेने। ऑलवेज रिमेंबर कि हम राष्ट्र के सेवक हैं, मालिक नहीं। डिग्निटी रखनी है, घूस, भ्रष्टाचार, फरेब, इन चीजों से बचना है। पैशन के साथ सर्व करना है, ऐसा नहीं समझना कि बस अब तो फौज में आ गए अब पेंशन ही खाएंगे, नहीं, सर्व करना है पैशन के साथ, ठीक है। सो इट वुड बी 12 नून है, तो हम उससे ज्यादा होंगे तो हमारे शाम हो चुकी होगी, तो 5 hours 30 minutes अहेड थे, हमने देखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो इट वुड बी 5:30 PM। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। कल दोबारा से मिलेंगे हम 9 PM पे। मैं सबसे अर्ज करूंगा कि जो आज की क्लास का मैसेज है, लिंक है, सारे दोस्तों तक पहुंचाते। कल दोबारा 9 PM पे क्लास होगी, अगर आप लोग सपोर्ट देंगे तो
कैप्टन तिरंगा विद अदर टॉपिक्स वी वुड बी कवरिंग। ज्योग्राफी का कुछ और टॉपिक उठा के 5 दिन में ज्योग्राफी जितनी प्रैक्टिस हुई विद क्वेश्चंस, विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, विद द कोर कॉन्सेप्ट। सो कैसी लगी क्लास? यहाँ पे नहीं, अभी टेलीग्राम पे नहीं बताना है, यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड होगी, यूट्यूब की वीडियो पे जाके हर एक स्टूडेंट ने जिसने पूरी क्लास देखी है लाइक करना है, वहां पे शेयर करना है यूट्यूब की वीडियो का लिंक को, और वहां पे जाके कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है? तीनों चीजें करनी है, बिकॉज तभी यूट्यूब के एल्गोरिदम हर एक एस्पिरेंट तक मैसेज को पहुंचा पाएगी। सो अगर आपने अभी तक क्लास पूरी देखी है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अब आपको मुफ्तखोर नहीं बनना है, डोंट बी अ मुफ्तखोर, वरना तो आज अगर आप पड़ोसी के भरोसे बैठोगे, याद रखना वो बात, शादी जब हो जाएगी उसके बाद हनीमून के दिन आपको पड़ोसी के भरोसे बैठना पड़ेगा। अगर आज पड़ोसी के भरोसे बैठ गए कि पड़ोसी शेयर कर देगा, मैं नहीं करता हूं। ऑल्सो कल की एसएसबी की क्लासेस चल रही हैं सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम भी आप आके कल की क्लास अटेंड कर सकते हो सुबह 8 बजे के करीब। एसएसबी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हम उसमें कर रहे हैं। अगेन दैट इज अ फ्री इनिशिएटिव। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर मजा आया तो क्लास के बाद यूट्यूब पे जब वीडियो अपलोड होगी, यहां कमेंट मत करना, यहां मैं समझ गया सबको पसंद आई। यूट्यूब पे जाके बताना कि कैसी लगी, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।